जब प्लेन लैंड करने ही वाला था तब कंट्रोल टावर से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया। रनवे पर पागलों की तरह एक दूसरे को नोचते हुए ज़ॉम्बीज़ की भीड़ थी और हमारे पास सिर्फ आधे घंटे से भी कम का फ्यूल बचा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह केबिन का दरवाजा खोलना चाहते थे तो कुछ इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। हालात बेकाबू होने ही वाले थे और इस प्लेन का कैप्टन होने के नाते मुझे इन 47 पैसेंजर्स को इस बर्बाद हो चुके शहर में जिंदा रखने का कोई रास्ता निकालना था। लेकिन प्लेन के बाहर जो हमारा इंतजार कर रहा था वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी, बल्कि मौत से भी ज्यादा खौफनाक एक फैसला था। मैं वो दोपहर कभी नहीं भूल सकता। 3:17 पर हाईमैन कंट्रोल टावर की आवाज अचानक से गायब हो गई। पायलट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने 3 बार लगातार कॉल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी रेडियो स्टैटिक आवाज ही आ रही थी। कॉकपिट के शीशे से बाहर देखते हुए मैंने रनवे पर कुछ हिलता हुआ देखा। वो कोई गाइड कार नहीं थी, वो लोगों की एक भीड़ थी जो किसी चीज को बेरहमी से नोच रहे थे। एल्टीमीटर 800 फीट की ऊंचाई दिखा रहा था और फ्यूल का कांटा देखकर मेरा दिल बैठ गया। बचा हुआ फ्यूल सिर्फ 2.3 टन। पीछे केबिन से आई पहली चीख सुनकर ही मैं समझ गया था कि पैसेंजर्स ने भी उन्हें देख लिया है। हाईमैन टावर, यह HC 327 है। लैंडिंग की परमिशन चाहिए। जियाओ झो की आवाज कांप रही थी। यह उसकी चौथी कॉल थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। मेरा नाम चेन युआनशान है। 35 साल उम्र है मेरी। पिछले 7 सालों से मैं युनचुआन से हाईमैन वाले रूट पर प्लेन उड़ा रहा हूँ और इन 7 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कंट्रोल टावर से पूरी तरह संपर्क टूट जाए। 121.5 पर स्विच करो। मैंने माइक अपने हाथ में ले लिया। ये एक इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी है जिसे सारे प्लेन सुनते हैं। अगर कोई भी जिंदा होगा तो वो हमारी आवाज जरूर सुन लेगा। सभी यूनिट्स ध्यान दें। यह HC 327 है। हाईमैन एयरपोर्ट से 15 नॉटिकल मील दूर। हम 5000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहे हैं। RISIT। किसी भी यूनिट से जवाब की गुजारिश है। RSIT। लेकिन वहाँ अभी भी श्मशान जैसी शांति थी। जियाओ झो के माथे से पसीना टपकने लगा था। उसने अप्रोच और ग्राउंड सारी फ्रीक्वेंसी ट्राई कर ली थी। मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ देखा। सब कुछ नॉर्मल था सिवाय रेडियो के। नहीं, रुको, कुछ और भी था जो सही नहीं लग रहा था। नीचे देखो। जियाओ झो ने दाईं तरफ इशारा किया। हल्के बादलों के बीच से हाईमैन शहर का नजारा धीरे धीरे साफ हो रहा था। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। 20 लाख की आबादी वाला ये शहर, और सड़कों पर एक भी गाड़ी नहीं चल रही थी। ऊंचाई 3000 फीट। रनवे एकदम साफ दिख रहा था। 25 नंबर रनवे, वो रनवे जहां मैं आंखें बंद करके भी प्लेन लैंड कर सकता हूँ। लेकिन गाइड कार की पोजीशन गलत थी। वो टैक्सी वे के बीचों बीच खड़ी थी, एकदम टेढ़ी। मेरी वो क्या है? जियाओ झो की आवाज डर से कांप उठी। रनवे पर कुछ लोग थे। नहीं, वो नॉर्मल इंसान नहीं थे। उनके हिलने डुलने का तरीका बहुत अजीब था। उनकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। वो किसी चीज को बुरी तरह नोच रहे थे। ऊंचाई 1500 फीट। केबिन में हड़कंप मचने लगा था। खिड़की के पास बैठे पैसेंजर्स ने वो सब देख लिया था। पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। मैंने माइक का बटन दबाया और अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की। ग्राउंड कंट्रोल के साथ तकनीकी खराबी के कारण हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हुए लैंड करेंगे। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपनी ट्रे टेबल बंद कर लें। जियाओ झो ने मेरी तरफ घूर कर देखा। क्या हम सच में लैंड कर रहे हैं? दूसरे एयरपोर्ट तक जाने का फ्यूल नहीं है हमारे पास। मैंने फ्यूल गेज की तरफ इशारा किया। सिर्फ 2.3 टन बचा है। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट और उड़ पाएंगे। सबसे नजदीक किंगशान एयरपोर्ट है। वहाँ पहुँचने में ही 35 मिनट लग जाएंगे। और अगर किंगशान में भी यही हाल हुआ तो मैं इसे आगे नहीं सोच सकता था। लैंडिंग गियर डाउन, लैंडिंग गियर डाउन। 3 ग्रीन लाइट्स ऑन। जियाओ झो के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। ऊंचाई 500 फीट। अब मुझे एकदम साफ दिख रहा था। वो कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। हरकतें बहुत डरावनी थीं। वो खूंखार जानवरों की तरह जमीन पर झपट रहे थे। क्या हम वापस उड़ान भर लें? जियाओ झो लगभग रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। वापस उड़कर जाएंगे कहाँ? ऊंचाई 200 फीट। मुझे फोकस करना ही होगा। जमीन पर चाहे जो भी हो रहा हो, प्लेन को हर हाल में सुरक्षित लैंड कराना ही होगा। 47 यात्री, 4 क्रू मेंबर। उन्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं उन्हें सुरक्षित घर ले जाऊंगा। 50, 40, 30, 20। सिस्टम से ऊंचाई बताने वाली आवाज आई। फिर पहियों की जमीन से टकराने का जोरदार झटका महसूस हुआ। यह एहसास जाना पहचाना था, फिर भी अजीब लगा। रिवर्स थ्रस्ट ऑन किया, ब्रेक लगाए। स्पीड कम हो रही है। 100 नॉट्स, 80 नॉट्स, 60 नॉट्स।
खिड़की के बाहर जो नजारा दिखा उसे देखकर मेरे पेट में ऐंठन होने लगी। रनवे पर हर तरफ लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। बोर्डिंग ब्रिज के शीशे पर खून से सने गहरे लाल रंग के हाथों के निशान थे और वो जो भी चीजें हिल रही थीं, वो हमारी ही तरफ दौड़ती आ रही थीं। मैंने E3 की तरफ बायां मोड़ लिया, लेकिन मेरी ट्रेनिंग और ड्यूटी ने मुझे विमान कंट्रोल करने का हौसला दिया। टैक्सीवे पर रुकावट थी, एक शटल बस पलटी हुई थी और चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। मैं उसे बचाते हुए आगे बढ़ा, प्लेन आगे बढ़ाया और दूर एक पार्किंग बे पर रोक दिया। मैंने फैसला कर लिया था, बोर्डिंग ब्रिज के पास जाना बहुत खतरनाक होगा। 16 नंबर पार्किंग बे, टर्मिनल से काफी दूर। इंजन बंद करते ही अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। न कोई ग्राउंड स्टाफ था, न कोई सिग्नल देने वाला, बस दूर से आती हुई भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। मैंने एक गहरी सांस ली और केबिन का माइक ऑन किया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैं कैप्टन चेन युआनशान बोल रहा हूँ। जमीन पर कुछ आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए कृपया अभी अपनी सीट पर ही बैठे रहें। विमान से बाहर निकलने की कोशिश न करें। हमारे क्रू मेंबर आपको आगे की जानकारी देंगे। माइक नीचे रखते ही मैंने और को पायलट श्याओ झो ने एक दूसरे को देखा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो सब क्या है कैप्टन? मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों ही सच जानते थे। जो खौफनाक नज़ारे हमने सिर्फ फिल्मों में देखे थे, वो आज हमारी आंखों के सामने हो रहे थे। तभी केबिन क्रू इंचार्ज श्याओ चेन दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। कैप्टन, यात्रियों में दहशत फैल रही है। वो काफी जवान है, सिर्फ 28 साल की, लेकिन हमारे पूरे क्रू में सबसे समझदार भी। पर इस वक्त उसकी आवाज भी बुरी तरह कांप रही थी। उन्हें शांत रखो, मैंने कहा। सबसे कहो कि हम प्लेन के अंदर बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या उन्हें सच बता दूं? बस इतना कहो कि हम ATC के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उसने सिर हिलाया और वापस चली गई। श्याओ झो ने इमरजेंसी रेडियो ऑन किया ताकि कोई तो सिग्नल मिल सके, और मैं बस खिड़की के बाहर देखता रहा। वो भयानक चीजें अब हमारे और करीब आ रही थीं। वो बगल में खड़े बोइंग 737 विमान के चारों तरफ चक्कर लगा रही थीं। उस प्लेन का दरवाजा खुला हुआ था और सीढ़ियों पर खून ही खून बिखरा था। कैप्टन चेन, तभी एयर मार्शल लाओ झांग ने दरवाजा धक्का देकर खोला। वो 50 साल के एक कड़क फौजी इंसान है, सेना से रिटायर। हालात बिगड़ रहे हैं कैप्टन। कितने बिगड़ रहे हैं? पीछे के कुछ यात्री दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहते हैं। क्या वो पागल हो गए हैं? उनका कहना है कि प्लेन में बैठे रहना मौत का इंतजार करने जैसा है। लाओ झांग ने अपनी आवाज धीमी की। सीट 15A पर बैठा बिजनेसमैन मिस्टर ली उन्हें भड़का रहा है। उसके साथ 6-7 लोग और हैं। मैं अपनी सीट से उठा। मैं बात करता हूँ। कॉकपिट से बाहर निकलते ही केबिन का माहौल इतना घुटन भरा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। 47 लोगों की नजरें मुझ पर गड़ी थीं। उन आंखों में डर था, उलझन थी और गुस्सा भी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये किताबी बातें करना बंद करो। 15A पर बैठा वो आदमी अपनी सीट से खड़ा हो गया, सूट बूट पहने हुए, चेहरे पर अकड़। ये बाहर चल क्या रहा है? तुम हमें प्लेन से उतरने क्यों नहीं दे रहे हो? मिस्टर ली, प्लीज शांत हो जाइए। शांत? खाक शांत हूँ। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। खुद जाकर देखो बाहर वो क्या बला है। सब लोगों की नजरें खिड़की के बाहर गईं। एक संक्रमित लाश 737 के पंख पर चढ़ी हुई थी और किसी चीज को पागलों की तरह नोच कर खा रही थी। दूरी की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हिलने का अंदाज, उसका वो खौफनाक रूप किसी इंसान का तो बिल्कुल नहीं था। पीछे बैठी एक औरत फूट फूट कर रोने लगी। हमें यहाँ से जाना है, मिस्टर ली और जोर से चिल्लाया। प्लेन उड़ाओ, इसी वक्त यहाँ से प्लेन उड़ाओ। मुझे सच बताना ही पड़ा। हमारे पास इतना ईंधन नहीं है। पूरे केबिन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तुम्हारा क्या मतलब है? चश्मा पहने एक अधेड़ आदमी ने घबराकर पूछा। हमारे पास अब सिर्फ 2.3 टन ईंधन बचा है, जिससे हम सिर्फ 40 मिनट और उड़ सकते हैं। मैंने खुद को शांत रखते हुए समझाया। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट यहाँ से 35 मिनट दूर है और हमें नहीं पता कि वहाँ के हालात कैसे होंगे। तो अब हम क्या करें? ईंधन, मैंने खिड़की के बाहर इशारा किया। 200 मीटर दूर पार्किंग बे नंबर 4 पर एक फ्यूल ट्रक है, तो जाकर भर लाओ ना। बाहर 20 से ज्यादा। मैं पल भर के लिए रुका। संक्रमित लोग हैं। जैसे ही यह शब्द मेरे मुंह से निकला, माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। तो क्या हम बस यही फूस कर रह गए? ली फन ने तंज कसते हुए कहा। मौत का इंतजार करने के लिए नहीं, मैंने कहा। हम कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन अभी ये हवाई जहाज ही सबसे सुरक्षित जगह है। दरवाजे बंद हैं, वो अंदर नहीं आ सकते। वो, एक जवान लड़की की आवाज डर से कांप उठी। क्या आपका मतलब है? ज़ॉम्बी। किसी ने जवाब नहीं दिया, पर सबको सच पता था। तभी शाओ चेन मेरे पास आया। कैप्टन, एक सिग्नल मिला है। मैं तेजी से कॉकपिट की तरफ लौटा। शाओ चो ने स्क्रीन की ओर इशारा किया।
एक कार्स सिस्टम पर एक एन्क्रिप्टेड मैसेज आया है। यह हवाई जहाज का कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जो ग्राउंड कंट्रोल के साथ डेटा भेजने के काम आता है। मैसेज बहुत ही छोटा था। छिंग्यू द्वीप पर सेफ जोन बना लिया गया है। जगह है ईस्ट लॉन्गिट्यूड 121.5 और नॉर्थ लैटिट्यूड 29.3, दूरी 120 नॉटिकल मील। शांत रहें और रेस्क्यू का इंतजार करें। 120 नॉटिकल मील, इसके लिए कम से कम 3.5 टन ईंधन चाहिए और हमारे पास सिर्फ 2.3 टन ही है। क्या उनसे संपर्क हो सकता है? कोशिश की थी, कोई जवाब नहीं मिला। शाओचो ने कहा, शायद यह कोई ऑटोमेटिक मैसेज है। खिड़की के बाहर सूरज ढल रहा था और उसने रनवे को खून जैसा लाल कर दिया था। उन संक्रमित लोगों की परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, बिल्कुल नर्क से निकले शैतानों की तरह। आज की रात बहुत लंबी होने वाली थी। शाओचो, जरा ईंधन की सही खपत का हिसाब लगाओ। मैंने कहा, देखो क्या हम किसी छोटे रास्ते से जा सकते हैं। उसने हाँ में सिर हिलाया और फ्लाइट मैप पर निशान लगाने लगा। मेरी नजरें उसी फ्यूल ट्रक पर टिकी थीं। 200 मीटर का फासला। आम दिनों में पैदल जाने में 3 मिनट भी नहीं लगते, पर अब वो किसी गहरी खाई जैसा लग रहा था। तभी केबिन से फिर से बहस की आवाज आई, मुझे जहाज से बाहर जाना है। क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ बैठे रहने का मतलब है सिर्फ मौत का इंतजार करना। मैं जानता था, असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। जब डर फैलने लगता है तो इंसान क्या फैसले लेता है। जब जिंदा बचना ही इकलौता मकसद बन जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने कॉकपिट में रखी अपने परिवार की तस्वीर को देखा। मेरी पत्नी और बेटी की मुस्कान अचानक बहुत दूर लगने लगी थी। वो लोग अभी किस हाल में होंगे? क्या यूनचुआन शहर भी? नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे जिंदा बचना होगा। इन सब लोगों की जान बचानी होगी, चाहे उम्मीद की बस एक छोटी सी किरण ही क्यों न बचे। केबिन का तापमान बढ़ता जा रहा था। इंजन बंद होने के बाद एसी ने काम करना बंद कर दिया था। 40 से ज्यादा लोगों के शरीर की गर्मी और सांसों ने इस बंद जगह को तेजी से गर्म कर दिया था। 1 घंटा बीतने के बाद लोगों के पसीने छूटने लगे थे। क्या हम थोड़ी हवा के लिए दरवाजा नहीं खोल सकते? सीट नंबर 28B पर बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत अपने बोर्डिंग पास से हवा करते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, शाओ छेन ने 2 टूक जवाब दिया। क्यों नहीं? हम यहाँ गर्मी से मर जाएंगे। मैं कॉकपिट से बाहर आया। बाहर अब अंधेरा होने लगा था और उन संक्रमित लोगों के साए अभी भी रनवे पर भटक रहे थे। APU चालू करो, मैंने शाओचो से कहा। APU से तो हमारा ईंधन खर्च होगा। पहले बस 10 मिनट के लिए चालू करो ताकि थोड़ी हवा आ सके। APU सिस्टम चालू हुआ। AC फिर से चलने लगा। केबिन में लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे पता था कि यह बस कुछ देर के लिए ही है। सुनिए सब लोग, मैं बीच वाले रास्ते में खड़ा हो गया। मुझे आप सबको हमारी मौजूदा हालत के बारे में बताना है। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। सबसे पहली बात, बाहर के हालात आप सबने देख लिए हैं। वो जो संक्रमित लोग हैं वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं। ये जहाज का दरवाजा ही हमारी इकलौती ढाल है। संक्रमित लोग, एक कॉलेज जाने वाले लड़के ने घबराते हुए पूछा, क्या यह किसी तरह का वायरस है? मुझे सही कारण नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर लगता है हमला होने पर संक्रमण फैल जाता है। कुछ लोगों ने गहरी सांस ली। दूसरी बात, हमारे ईंधन की स्थिति। मैंने खिड़की के बाहर इशारा किया। अभी 2.3 टन बचा है, लेकिन हमें खबर मिली है कि छिंग्यू द्वीप पर एक सुरक्षित क्षेत्र है। वहां तक पहुंचने के लिए 3.5 टन ईंधन चाहिए। हमारे पास 1.2 टन कम है। किसी ने तुरंत हिसाब लगाया। हाँ, इसीलिए हमें ईंधन भरना होगा। कैसे भरेंगे? ली दाई खड़ा हो गया। अभी कहा ना कि बाहर 20 से ज्यादा वो अजीब सी चीजें हैं। ईंधन का ट्रक 4 नंबर पार्किंग बे पर है, यहाँ से 200 मीटर दूर। लाओ झांग कुछ सोचते हुए बोला, 200 मीटर? अगर कोई कवर दे तो नामुमकिन नहीं है। क्या तुम पागल हो गए हो? ली दाई ने उसे घूरते हुए कहा। बाहर जाना मौत को बुलावा देना है, तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? दोनों आमने सामने आ गए। बस करो, मैंने अपनी आवाज तेज की। ये आपस में लड़ने का समय नहीं है, हमें शांति से सोचना होगा। क्या सोचें? एक महिला रोते हुए बोली, हम सब यहाँ मारे जाएंगे। नहीं, मैंने हर एक की आंखों में देखते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम सब यहाँ से जिंदा बाहर निकलें। बकवास, ली दाई ने ताना मारा। हम्फ। तभी काले रंग के कपड़े पहने एक आदमी ने हाथ उठाया। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। क्या ईंधन ट्रक को चाबी चाहिए? अच्छा सवाल है। मैंने श्याओ झो को देखा। उसने अनिश्चितता में सिर हिलाया। वो आदमी बोलता रहा, मेरा नाम झाओ गोंग है। मैंने पहले एयरपोर्ट पर काम किया है। ग्राउंड स्टाफ की गाड़ियों की चाबियां अक्सर 2 जगहों पर होती हैं, केबिन के सनवाइजर पर या ग्राउंड स्टाफ के रेस्ट रूम में। रेस्ट रूम कहाँ है? 3 नंबर बोर्डिंग गेट के नीचे।
यहाँ से। उसने खिड़की से बाहर देखा, करीब 150 मीटर, ट्रक से भी पास। लेकिन समस्या ये है, झाओ गोंग ने अपनी ठुड्डी खुजलाई, अगर चाबी मिल भी जाए तो ट्रक को चलाने के लिए तकनीकी जानकारी चाहिए। फ्यूल पाइप जोड़ना, प्रेशर कंट्रोल करना, फ्लो सेट करना। गड़बड़ हुई तो धमाका हो सकता है। क्या तुम्हें ये आता है? थ्योरी पता है, लेकिन कभी खुद नहीं किया। कम से कम एक रास्ता तो मिला। एक और दिक्कत है, शाओ चेन ने कहा। APU की आवाज से क्या वो चीजें यहाँ नहीं आ जाएंगी? उसकी बात खत्म होते ही बाहर से टकराने की आवाज आई। एक संक्रमित पास खड़े 737 विमान को पीट रहा था। वो इंजन की आवाज से आकर्षित हो रहा था और भी संक्रमित उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। इसे बंद करो, मैंने तुरंत आदेश दिया। शाओ झो कॉकपिट में भागा। कुछ सेकंड बाद APU बंद हो गया। केबिन में फिर से भयंकर गर्मी होने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 7-8 संक्रमित 737 के आसपास जमा हो गए और पागलों की तरह उसे पीटने लगे। उनमें से एक सीढ़ियों पर चढ़कर खुले दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो आवाज पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, लाओ झांग ने देखते हुए कहा। झाओ गोंग बोला, आवाज से उनका ध्यान भटकाते हैं, फिर जाकर चाबी ले आते हैं। मरने कौन जाएगा? ली दाई ने ताना मारा। मैं जाऊंगा। बोलने वाला एक नौजवान था जो 35A पर बैठा था। 30 साल से कम उम्र का, स्पोर्ट्स वियर में, काफी फिट लग रहा था। तुम कौन हो? शिउ चियांग, फिटनेस ट्रेनर। वो खड़ा हुआ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ। तेज दौड़ने का कोई फायदा नहीं। ली दाई ने उसकी बात काटी। एक गलती और खेल खत्म। यहाँ बैठकर मरने से तो बेहतर ही है। किसने कहा कि हम मरने का इंतजार कर रहे हैं? ली दाई ने चिल्लाकर कहा। कोई न कोई हमें बचाने जरूर आएगा। पुलिस, सेना, कोई तो जरूर आएगा। जरा बाहर तो देखो। शिउ चियांग ने टर्मिनल की तरफ इशारा किया। अगर बचाव दल आ रहा होता तो यहाँ एक भी प्लेन क्यों नहीं है? सच में पूरे एयरपोर्ट पर हमारे और उस 737 के अलावा कोई दूसरा प्लेन नहीं था। ये बहुत अजीब था। हाईमेन एयरपोर्ट पर रोजाना 300 फ्लाइट्स आती जाती हैं और अभी ये बिल्कुल खाली पड़ा है। शायद सब कैंसिल हो गई हैं। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद पूरा शहर ही। दूसरे ने बात पूरी नहीं की। दहशत फैल रही थी। एक औरत ने सुबकना शुरू कर दिया। कोई दवाई के लिए अपना बैग छान मार रहा था तो कोई पागलों की तरह फोन मिला रहा था, पर जाहिर है कोई सिग्नल नहीं था। शांत हो जाइए। मुझे अपनी आवाज तेज करनी पड़ी। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। मैंने अपनी घड़ी देखी। अंधेरा होने से पहले हमें एक फैसला लेना ही होगा। या तो हम किसी तरह फ्यूल भरें और यहाँ से निकलें, या फिर रात यहीं गुजारें और उस रेस्क्यू टीम का इंतजार करें जो शायद कभी आए ही ना। हम वोट कर लेते हैं, शाओ चेन ने सुझाव दिया। मुझे मंजूर है। मैंने शाओ चेन से सबको कागज और पेन बांटने को कहा। 10 मिनट बाद नतीजे आ गए। 31 लोगों ने फ्यूल भरकर निकलने के लिए वोट किया था और 16 लोगों ने मदद का इंतजार करने के लिए। जो ज्यादातर लोग चाहते हैं वही होगा, मैंने कहा। ली दाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। तो मेरे साथ बाहर जाने के लिए कौन तैयार है? मेरी बात खत्म होते ही शाओ झो सबसे पहले अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं चलूंगा आपके साथ। नहीं, तुम्हें कॉकपिट में रुककर नजर रखनी होगी। तो फिर मैं चलता हूँ। लाओ झांग खड़े हो गए और मैं भी। इंजीनियर झाओ भी खड़े हो गए। शू छियांग, लाओ झांग, इंजीनियर झाओ और मैं, हम 4 लोग हैं। ज्यादा लोगों का मतलब है बड़ा खतरा। लाओ झांग ने स्थिति समझते हुए 2 टीमों में बांटने की सलाह दी। एक टीम शोर मचाकर उनका ध्यान भटकाएगी और दूसरी टीम चाबियां लेकर आएगी। बात तो सही है। शू छियांग और मैं एक टीम में रहेंगे। ध्यान भटकाने का काम हमारा होगा, लाओ झांग ने कहा। कैप्टन और इंजीनियर झाओ चाबियां लाने जाएंगे। तुम लोग ही ये सब क्यों तय कर रहे हो? ली दाई फिर से खड़ा हो गया। हम तुम लोगों पर भरोसा ही क्यों करें? क्योंकि हम अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। मैंने उसे घूरते हुए कहा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद बाहर जा सकते हो। वो फौरन चुप हो गया। हमें हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लाओ झांग ने चारों तरफ देखा। प्लेन में कोई हथियार तो नहीं है, लेकिन औजार जरूर हैं। शाओ चेन फूड कार्ट से लोहे के डंडे निकाल लाई जो मारने के काम आ सकते थे। फायर वाली कुल्हाड़ी कॉकपिट में है। मैंने वो कुल्हाड़ी उठा ली। हम एक दूसरे को सिग्नल कैसे देंगे? शू चियांग ने पूछा। इस टॉर्च से, शाओ झो ने इमरजेंसी टॉर्च निकालते हुए कहा। 3 बार छोटी लाइट, 3 बार लंबी, फिर 3 बार छोटी। ये खतरे का सिग्नल होगा। सूरज काफी ढल चुका था और उसकी लाल संतरी रोशनी ने हर चीज को खून के रंग में रंग दिया था। उन संक्रमित लोगों की परछाइयां और भी लंबी होती जा रही थीं, किसी भयानक सपने के दानव जैसी। हम कार्गो वाले दरवाजे से बाहर जाएंगे, मैंने फैसला सुनाया। वहाँ से शोर कम होगा। आगे वाला कार्गो दरवाजा प्लेन के नीचे है, जो केबिन से नजर नहीं आता। बाहर निकलने से ठीक पहले शाओ चेन ने मेरे हाथ में पानी की एक बोतल थमा दी।
जिंदा वापस आइएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। जरूर आऊंगा। सच कहूँ तो अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मुझे हिम्मत दिखानी ही थी, वरना ये दहशत हम सभी को जिंदा निगल जाती। कार्गो की तरफ जाते हुए यात्रियों की नजरें मेरे शरीर पर सुइयों की तरह चुभ रही थीं। उन आंखों में एक उम्मीद थी, थोड़ा शक था और बहुत सारा डर। एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछा, क्या अंकल उन राक्षसों को मारने जा रहे हैं? उसकी माँ ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया, पर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। हम कार्गो दरवाजे तक पहुँच गए। लाओ झांग सबसे पहले नीचे उतरे। उनका तरीका बहुत सधा हुआ और प्रोफेशनल था। शू चियांग उनके पीछे गया। इंजीनियर झाओ बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उनके पैर कांप रहे थे। मेरे ठीक पीछे पीछे रहना। मैंने उनका कंधा थपथपाया। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही सरांत की एक तेज बदबू ने मेरे चेहरे पर वार किया। खून, सड़ी हुई लाशों और एक ऐसी भयानक बदबू जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मुझे जोर की उल्टी आई, पर मैंने खुद को किसी तरह रोक लिया। बाहर का नजारा मेरी सोच से कहीं ज्यादा शांत था। ज्यादातर संक्रमित लोग एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ जमा थे। हम यहाँ कुछ देर के लिए सेफ थे। लाओ झांग ने हाथ से इशारा किया। जो प्लान बनाया था वही करेंगे। वो और शू चियांग दाईं ओर 737 वाले प्लेन की तरफ मुड़ गए। मैं और इंजीनियर झाओ बाईं तरफ बढ़े। प्लेन के निचले हिस्से से बिल्कुल सटकर हम आगे बढ़ने लगे। रनवे की जमीन पर गहरे रंग के कुछ निशान थे। ये खून के निशान थे। खून अब पूरी तरह सूख चुका था और लोहे की जंग की तरह गहरा लाल हो गया था। 50 मीटर, 100 मीटर, ग्राउंड स्टाफ का रेस्ट रूम बस सामने ही था। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा था कि दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी लाओ झांग की तरफ से लोहे के जोर से टकराने की आवाज आई। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था और बिल्कुल वैसा ही हुआ। भटकते हुए वो संक्रमित लोग उस आवाज की तरफ खिंचे चले गए और लड़खड़ाते हुए उसी तरफ बढ़ने लगे। यही मौका था। मैं और इंजीनियर झाओ तेजी से दौड़कर रेस्ट रूम की तरफ भागे। दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुसते ही मैं सन्न रह गया। अंदर कोई था नहीं। अब वो इंसान नहीं था। मेज पर एक लाश औंधे मुंह पड़ी थी। उसकी यूनिफॉर्म बुरी तरह चीर फाड़ दी गई थी और जहाँ से उसकी चमड़ी दिख रही थी उसका रंग बहुत ही खौफनाक और मुर्दों जैसा सफेद पड़ चुका था। झाओ गोंग की आवाज कांप रही थी। दीवार पर चाबियों के बोर्ड पर 10 से ज्यादा चाबियों के गुच्छे लटके थे। इनमें से फ्यूल ट्रक की चाबी कौन सी है? झाओ गोंग जल्दी से पहचानने लगे। यह वाली नहीं, यह। तभी वह शरीर हिलने लगा। वह होम भी नहीं था, उसकी सांसें चल रही थीं। एक बहुत ही कमोर सी आवाज आई। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। वह एक जवान लड़का था। उसके पैर पर किसी के काटने का निशान था। खून तो रुक गया था, लेकिन घाव पकने लगा था। तुम कौन हो? लियू, ग्राउंड क्रू। क्या कहा? उसे औरों की खांसी आने लगी और खांसते हुए उसके मुंह से खून निकल रहा था। कहाँ है? कंट्रोल टावर में। वह यहाँ से कम 500 मीटर दूर है और हमें मेन रनवे पार करना होगा। बताने के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। मैंने और झाओ गोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसे साथ ले जाना एक बोझ होगा जो हम सब की जान ले सकता है, और अगर नहीं ले गए तो हमारा मीर हमें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे माँ कर दो। झाओ गोंग ने चाबियों का एक गुच्छा उठाया। कम से कम यह किसी न किसी गाय का तो था। हम मुहे और जाने लगे। भगवान के लिए, लियो ने किसी तरह उठने की कोशिश करते हुए मिन्नतें की। कम से कम मुझे एक झटके में आगाद कर दो। उसने अपने पैर की तरफ इशारा किया। इन्फेक्शन तेज से फैल रहा था। उसे पता था कि वह क्या बनने वाला है। मैंने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी, लेकिन मेरे हाथ कांप गए। चलो यहाँ से। झाओ गोंग ने मुझे खींचा। हमारे पीछे से लियो के रोने की दर्द भरी आवाज आ रही थी। ब्रेक रूम से बाहर निकलने पर लाओ झांग और बाकी लोग अभी भी आवाहें कर रहे थे, लेकिन हालात खराब थे। संक्रमित लोग इकट्ठा होते जा रहे थे। अब वहाँ 10 से ज्यादा लोग जमा हो चुके थे। हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। मैंने टॉर्च चलाकर उन्हें इशारा किया। लाओ झांग ने देख लिया था और वह शू चियांग के साथ पीछे हटने लगे, लेकिन वो संक्रमित लोग उनके बिल्कुल पीछे पे थे। उनमें से एक तो बहुत ही तेज था और वो शू चियांग पर झपटने ही वाला था। तभी लाओ झांग ने जोर से शू चियांग को धक्का दिया और खुद उसका शिकार बन गए। नहीं, उनकी दर्दनाक चीख ने शाम के उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वो संक्रमित लोग उन्हें पागलों की तरह नोचने लगे। खून और मांस के लोथे उड़ने लगे। शू चियांग उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन बाकी संक्रमितों ने उसका रास्ता रोक लिया। भागो यहाँ से, मैं और से चिल्लाया। अब हमें छिपने की कोई परवाह नहीं थी। हम तीनों पागलों की तरह भागने लगे। हमारे पीछे उन दरिंदों की डरावनी गुर्राहटें और लाओ झांग की कमोर पत्ती हुई चीखें आ रही थीं। हम तेज से प्लेन की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे।
झाओ गोंग सबसे पहले अंदर गए। शू चियांग उनके पीछे था और मैं सबसे आयर में था। दरवाजा बंद करते ही एक पीला पा हुआ हाथ अंदर घुस आया। मैंने अपनी कुल्हासी से उसे काट दिया। कटा हुआ हाथ मीन पर गिर पा और अभी भी तप रहा था। दरवाजा पूरी तरह से लॉक कर दिया गया। अब हम सुरक्षित थे, लेकिन कुछ ही देर के लिए केबिन में श्मशान जैसी शांति छा गई। हर कोई हमारी तरफ देख रहा था। वो हम तीनों को देख रहे थे। एक इंसान कम था। लाओ झांग कहाँ है? चियाओ चेन ने पूछा। मैंने ना में सिर हिला दिया। किसी की सांसें अटक गईं और कोई रोने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई न कोई मरेगा, ली ओंग ने ठंडी आवाज में कहा। शू चियांग गुस्से से खा हुआ और उसकी कॉलर पकड़ी। एक लड़ और बोलकर दिखा, बस करो, बहुत हुआ। मैंने उन्हें अलग किया। क्या चाबियां मिल गईं? चियाओ झो ने पूछा। नहीं, वो कंट्रोल टावर में है। फिर से एक सन्नाटा छा गया। कंट्रोल टावर 500 मीटर दूर, और वो भी रनवे के पार। अभी सबने लाओ झांग को अपनी जान गंवाते देखा था। हर किसी ने वो खौफनाक नारा देखा था। अब कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। सब खत्म हो गया, किसी ने हताशा से कहा। नहीं, अचानक झाओ गोंग बोले, मुझे कुछ याद आया है। सबकी नरें उन पर टिक गईं। कंट्रोल टावर में एक बैकअप जनरेटर है। अगर हम बिजली वापस चालू कर दें तो फ्यूल सिस्टम को वहीं से दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन इसके लिए भी तो कंट्रोल टावर जाना ही पड़ेगा। हाँ, फिर से खामोशी छा गई। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। केबिन के अंदर सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की सी रोशनी थी। बाहर वो दरिंदे अभी भी लाओ झांग के शरीर के चारों ओर मंडरा रहे थे। रात के उस सन्नाटे में उन्हें नोचने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। आज रात हम यहीं रुकेंगे और आराम करेंगे, मैंने फैसला सुनाते हुए कहा। कल सुबह हम कुछ सोचेंगे। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। सब बुरी तरह से थक चुके थे, शरीर से भी और दिमागी तौर पर भी। चियाओ चेन ने बचा हुआ खाना और पानी बांटना शुरू कर दिया। प्लेन में हमारे पास राशन बहुत कम था, इसे बचाकर खाना। ये यादा से यादा 2 दिन चलेगा। 2 दिन? अगर 2 दिन के अंदर हम फ्यूल भरकर यहाँ से नहीं निकले तो हम सब यहीं मारे जाएंगे। मैं वापस कॉकपिट में आ गया और घुप अंधेरे रनवे को देखने लगा। कहीं पर कंट्रोल टावर की धुंधली सी परछाई दिख रही थी। 500 मीटर। दिन के उजाले में तो जान जाते जाते बची थी। रात में ये कैसे मुमकिन है? लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। हमें जाना ही होगा। कैप्टन, शाओ झो ने मुझे एक सैंडविच देते हुए कहा। कुछ खा लीजिए। मैंने ले तो लिया, लेकिन मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा था। आपको क्या लगता है बाहर आखिर हो क्या रहा है? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, क्या पूरी दुनिया में? इतना मत सोचो। लेकिन मैं जानता था कि वो सही कह रहा है। अगर ये सिर्फ हाईमेन शहर की बात होती तो ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई मदद ना आए। शायद पूरा देश या शायद पूरी दुनिया ही इस तबाही से गुजर रही है। अगर ऐसा है तो क्या छिंग्यू आइलैंड सच में सुरक्षित है, या फिर वो बस कोई दूसरा जाल है? सोचना बंद करो। एक कदम बढ़ाना होगा। पहले आज की रात तो जिंदा बच लें। खिड़की के बाहर एक संक्रमित इंसान प्लेन के पहियों से जा टकराया, जैसे साक्षात मौत दरवाजा खटखटा रही हो। रात के 3 बज रहे थे। मेरी नींद अचानक बहस की आवाज़ों से टूट गई। केबिन के पिछले हिस्से में ली दाई और कुछ लोग एक घेरा बनाए खड़े थे। वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव से गुस्सा झलक रहा था। अब और इंतजार नहीं कर सकते। उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। लाओ झांग पहले ही मारा जा चुका है। मैं अपनी जगह से उठा और उनके पास गया। क्या बात है? ली दाई पीछे पलटा। उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। कैप्टन चेन, हमें बात करनी है। किस बारे में? यहाँ से निकलने के असली तरीके के बारे में। मैं सुन रहा हूँ, बताओ। उसने एक गहरी सांस ली। हमें लगता है कि हमें अभी एयरपोर्ट से निकल जाना चाहिए और शहर जाकर कोई गाड़ी ढूंढनी चाहिए। पागल हो गए हो क्या? शू चियांग भी जाग गया था। बाहर वो खूंखार चीजें घूम रही हैं। यहाँ कौन सा हम सुरक्षित हैं? ली दाई ने खिड़की के बाहर इशारा किया। आज नहीं तो कल वो अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। ये प्लेन पूरी तरह से सील है। और खाने पीने का क्या? हम यादा से यादा 2 दिन और टिक पाएंगे। ये वाकई एक बड़ी समस्या थी। तो तुम्हारा प्लान क्या है? हम अलग अलग रास्तों पर चलेंगे। ली दाई ने अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं, हम शहर की तरफ चलेंगे, और जिन्हें नहीं आना, वो इसी प्लेन में अपनी मौत का इंतजार कर सकते हैं। ये मौत का इंतजार करना नहीं है, मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा। इंजीनियर झाओ ने बताया है कि कंट्रोल टावर से रिमोट के लिए फ्यूल भरा जा सकता है। उसके लिए भी तो किसी को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। ली दाई ने तन कसते हुए कहा। कौन जाएगा, तुम या किसी और को मरने के लिए भेजोगे? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ये सच था कि टावर तक जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना था। सुनो सब लोग, ली दाई ने अपनी आवाज तय की, जिससे और भी लोग नींद से जाग गए। मेरा ये सुझाव है कि हम अभी से अलग
अलग हो जाएं। जिसे चलना है वो मेरे साथ चले, जिसे रुकना है वो यही इंतजार करे। आधी रात को ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? शाओ चेन ने आगे बढ़कर कहा। इंदा बचने की कोशिश। ली दाई ने सीधा सा जवाब दिया। धीरे धीरे। सभी लोग जाग चुके थे। अब उनके सामने दो रास्ते थे। मुझे लगता है कि ली दाई की बात में दम है। एक अधे उम्र का आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ। यहाँ घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि एक आवेरी दांव खेला जाए। कैसा दांव? शू छियांग ने भगते हुए कहा। लाओ झांग का जो हाल हुआ वो नहीं देखा क्या? वो इसलिए हुआ क्योंकि प्लान में गब थी। तो क्या तुम्हारे पास कोई बहुत शानदार प्लान है? बहस और यादा तीखी होती जा रही थी। बस करो, मुझे बीच बचाव करना ही पा। अभी रात का वक्त है, बाहर घुप अंधेरा है और अंधेरे में वो संक्रमित लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जाना ही है तो सुबह होने का इंतजार करो। सुबह के उजाले में वो हमें और भी साथ देख पाएंगे। ली दाई ने पलटकर जवाब दिया। कम से कम हम भी तो उन्हें साथ देख पाएंगे। दोनों गुट एक दूसरे के आमने सामने तनकर खच्चे थे। तभी एक बहुत ही धीमी सी आवाज आई। ये आवाज एक नौजवान लड़की की थी जो शक्ल से अभी कॉलेज पास आउट लग रही थी। किस बात की वोटिंग? दरवाजा खोलने के लिए वोटिंग, उसने डरते डरते कहा। अगर ज्यादातर लोग मिस्टर ली के जाने के हफ्सा में हैं, तो दरवाजा खोल देंगे, और अगर ज्यादातर लोग इसके हिला हैं, तो वो गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाना कहलाएगा। ली दाई ने उसकी बात दो बिहन बोल अचानक से और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हम किसी को बंधक नहीं बना रहे, मैंने कहा। ये सबकी भलाई और सुरक्षा के लिए है। किसकी सुरक्षा? ली दाई मेरे एकदम करीब आ गया। तुम्हारी या इन डरपोक लोगों की? ली दाई, लाओ झांग का दोस्त, जो कि एक दबंग आदमी था, आगे आया। ये मत भूलो कि लाओ झांग लोगों को बचाते हुए मारा गया। वो उसकी बेवकूफी थी। इस बात ने बहुत से लोगों को भड़का दिया। क्या कहा तूने? शू छियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं सच कह रहा हूँ। ली दाई अपनी बात से बिल्कुल पीछे नहीं हटा। ऐसे हालात में दूसरों के लिए जान देना सिर्फ बेवकूफी है। तुम जैसे लोग, मेरे जैसों को क्या हुआ? मुझ जैसे लोग कम से कम सच तो बोलते हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन असल में मौत से डरते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में साउक सावा था। मिस्टर ली, मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। अगर आप जाने की जिद पर रहे हैं तो सुबह होने के बाद मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन कृपया बाकी लोगों के लिए मुसीबत मत खड़ी कीजिए। मुसीबत? उसने तंज कसते हुए कहा। तुम लोग हमारे जिंदा बचने के रास्ते में मुसीबत बन रहे हो। जिंदा बचना? बुरा मत मानिए मिस्टर ली। क्या आपको पता है बाहर कितने संक्रमित लोग हैं? क्या आप जानते हैं कि वो किस तरह से हमला करते हैं? क्या आपको शहर के हालात के बारे में कुछ भी पता है? क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम ये हवाई जहाज हमें कुछ देर के लिए तो बचा सकता है। कुछ देर के लिए? ली दाई ने इस शब्द को पक लिया। तूने खुद मान लिया कि ये सिर्फ कुछ देर के लिए है। अंधेरे में मौत के मुंह में जाने से तो यही रुकना बेहतर है। किसने कहा कि हम मरने जा रहे हैं? ली दाई बाकी लोगों की तरफ मुहा। लोगों, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मैंने गौर किया है, उन चीजों के चलने का एक तरीका है, उनसे बचकर निकलना नामुमकिन नहीं है। तुमने बस कुछ घंटे देखकर ही ये नतीजा निकाल लिया। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो कुछ करना ही बेहतर है। फिर से एक जोरदार बहस छिड़ गई। मैंने ध्यान दिया कि 7-8 लोग साथ तौर पर ली दाई की तरफ थे। वो सब जवान लड़के थे और उनके साथ 2 औरतें भी थीं। तो फिर ऐसा करते हैं, मैंने सुझाव दिया। सब लोग पहले शांत हो जाइए। सुबह होने के बाद अगर मिस्टर ली जाने की जिद करते हैं तो मैं कार्गो का दरवाजा खोल दूंगा ताकि आप लोग जा सकें। लेकिन मैंने हर एक की आंखों में देखा, एक बार अगर आप बाहर गए तो फिर वापस नहीं आ पाएंगे। क्यों? किसी ने पूछा। क्योंकि दरवाजा खोलने में खतरा है। हम बार बार इसे खोल और बंद नहीं कर सकते। ली दाई ने कुछ देर सोचा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? राशन का बंटवारा, पानी और खाना। हम उसका एक हिस्सा अपने साथ ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं, शाओ चेन ने तुरंत विरोध किया। वैसे भी हमारे पास राशन बहुत कम है, वो हमारा हिस्सा है। अगर तुम लोग यहाँ से जा रहे हो तो तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता। किस हाँ से? फिर से झज्जर शुरू होने वाला था। मैंने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मिस्टर ली, अगर आप वाकई जाना चाहते हैं तो शहर में राशन ढूंढना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। हवाई जहाज का ये थोड़ा सा राशन आपके किसी काम नहीं आएगा। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उसने थोड़ा सोचा। बात तो सही है, लेकिन उसने खिड़की के बाहर इशारा किया। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग शोर मचाओ और उन चीजों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। क्या? बहुत आसान है। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तुम लोग हवाई जहाज के इस तरफ शोर मचाओगे और उन्हें अपनी तरफ बुलाओगे और हम दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। तू हमें चारा बनाना चाहता है? शू छियांग गुस्से से उबल पा। दोनों का फायदा है। ली दाई ने कंधे उचकाए। क्या तुम लोगों को कंट्रोल टावर नहीं जाना है? रास्ता भी वही है। तू तो सच में एक व्यापारी निकला।
जो हर वक्त सिर्फ अपना फायदा सोचता है। मुझे ये मंजूर नहीं है, मैंने कहा। तो फिर हम अभी जाएंगे, ली दाई ने धमकी दी। अभी? हाँ, वो पीछे वाले दरवाजे की तरफ रुको। शाओ चेन ने उसका रास्ता रोका। धक्का मुक्की शुरू हो गई। ली दाई के आदमी भी आगे आ गए। पल भर में वहाँ हंगामा मच गया। रुक जाओ। मेरे चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। 28वीं कतार के पास ली दाई के लोग दरवाजा तोड़ने के लिए सीटें उखाड़ने लगे थे। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बाकी यात्री डर के मारे पीछे खिसक गए। बच्चे रोने लगे। तभी कोई भारी चींची शोर से हवाई जहाज से टकराई। सब के सब एकदम सुन पक गए। वो बाहर मौजूद संक्रमित लोग थे जो अंदर के शोर की वजह से खिंचे चले आए थे। खिड़की से साफ दिख रहा था। कम से कम 5-6 संक्रमित हवाई जहाज को टक्कर मार रहे थे। देख लिया तुम लोगों ने क्या तमाशा खड़ा कर दिया। कोई फूट फूट कर रोने लगा। ली दाई का चेहरा भी सजेद पक गया था, लेकिन उसने डर छिपाते हुए कहा, डरते क्यों हो? वो अंदर नहीं आ सकते। अंदर नहीं आ सकते। मैंने पीछे वाले दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम लोगों ने अभी इस दरवाजे को लगभग तोड़ ही दिया था। सच में दरवाजे का अंदरूनी लॉक थोड़ा ढीला पड़ चुका था। वो तो गलती से हुआ था। गलती? मैं जांच करने के लिए आगे बढ़ा। हालत मेरी सोच से भी ज्यादा खराब थी। लॉक टेढ़ा हो चुका था। भले ही ये अभी बंद है, लेकिन ये कभी भी टूट सकता है। सब लोग आगे वाले केबिन में चलो, मैंने हुक्म दिया। हम तेरी बात क्यों माने? ली दाई अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था, क्योंकि पीछे का दरवाजा शायद अब और नहीं टिक पाएगा। यह सुनते ही सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए, और जैसा सोचा था, दरवाजे पर टकराने की आवाजें और तेज होने लगी। धातु के चरमराने की हल्की सी आवाज आई, जल्दी भागो यहाँ से। अब किसी ने एक पल भी नहीं सोचा। हर कोई आगे वाले केबिन की तरफ भागा। धक्का मुक्की, एक दूसरे को कुचलना और चीख पुकार मच गई। लाइन से निकलो, आराम से। जियो चेन का गला चिल्लाते चिल्लाते बैठ गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खौफ ने लोगों के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। आवाजें और डरावनी हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे वाले दरवाजे में एक दरार आ चुकी थी और एक पीला पड़ा हुआ मुर्दा हाथ अंदर घुसाया। लोगों की चीखें कान फाड़ रही थी। मैंने तुरंत फायर वाली कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ पड़ा। एक जोरदार वार किया और वो हाथ कटकर गिर गया। उसमें से काला खून फव्वारे की तरह निकला, लेकिन दरार अभी भी वहीं थी और अब कई सारे हाथ अंदर घुसने लगे। जियो छो, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। पीछे वाले केबिन का आइसोलेशन दरवाजा बंद करो। बोइंग 747 में केबिन को अलग करने का सिस्टम होता है। जियो झो ने पलक झपकते ही काम किया। उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। आग से बचाने वाला भारी दरवाजा धीरे धीरे नीचे आने लगा। थोड़ा और जल्दी। दरवाजा अभी आधा ही नीचे आया था कि एक संक्रमित ज़ॉम्बी ने अपना सिर अंदर घुसा दिया। उसका चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था। आंखों की जगह खोखले गड्ढे थे और वो दांत किटकिटा रहा था। मैंने कुल्हाड़ी से एक और जोरदार वार किया। उसकी खोपड़ी बीच से फट गई। उसका भेजा चारों तरफ छिटक गया। एक सरांध भरी बदबू हवा में फैल गई। आखिरकार आइसोलेशन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। कुछ देर के लिए हम बच गए थे, लेकिन पीछे वाला केबिन अब हमारे हाथ से निकल चुका था। हमारे छिपने की जगह अब 1/3 कम हो गई थी। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। किसी ने ली दाई की तरफ उंगली उठाते हुए गुस्सा निकाला। अगर तुम लोग दरवाजा खोलने की जिद न करते तो ये सब नहीं होता। अब क्या करें? क्या पीछे वाले वो राक्षस अंदर आ जाएंगे? डर, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ हावी हो रहे थे। ली दाई भी घबरा गया था, लेकिन अभी भी बेशर्मी से सफाई दे रहा था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सब के सब मेरी तरफ देखने लगे। ली दाई, तुम और तुम्हारे चमचे अभी के अभी एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ। अगर अब कोई भी नौटंकी की तो मैं खुद अपने हाथों से तुम सबको बाहर उन ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंक दूंगा। वो कुछ उल्टा जवाब देने वाला था, लेकिन मेरे हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी देखकर उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने पूछा, इंजीनियर झाओ, ये दरवाजा कब तक टिक पाएगा? इसे आग से 4 घंटे तक बचने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस तरह की टक्कर से कुछ पक्का नहीं कह सकते। जियो चेन, कितने लोग बचे हैं और खाने पीने का क्या सामान है? फिर से गिनती करो। जी शू चियांग, कुछ हट्टे कट्टे लड़कों को इकट्ठा करो। बारी बारी से इस दरवाजे पर पहरा देना होगा। समझ गया। जियो झो, बाहर रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते रहो। जी सर। सबको काम मिल गया था। धीरे धीरे अफरा तफरी शांत होने लगी, लेकिन मैं अंदर से जानता था अभी जो झगड़ा हुआ उसने इस छोटे से ग्रुप को अंदर से तोड़ दिया था। अब किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा। जब जिंदा बचना ही आपकी इकलौती मंजिल बन जाए तो इंसान के अंदर छिपा हुआ असली शैतान बाहर आ ही जाता है। सुबह के 5 बज चुके थे। आसमान में सुबह की हल्की सफेदी छाने लगी थी। दरवाजे पर अभी भी जोरदार टक्करें हो रही थीं, लेकिन फिलहाल वो टिका हुआ था।
मैं कॉकपिट में खड़ा था और दूर कंट्रोल टावर को घूर रहा था। मुझे वहाँ जाना ही होगा, सबके लिए न सही, कम से कम उन लोगों के लिए जो अभी भी मुझ पर भरोसा करते हैं। कैप्टन, इंजीनियर झाओ मेरे पास आए। मुझे एक तरकीब सूझी है। बताइए। अगर हम APU इंजन चालू कर दें तो उसकी आवाज से वो सारे संक्रमित पीछे की तरफ चले जाएंगे। फिर हम आगे वाले कार्गो गेट से बाहर निकल सकते हैं। पीछे वाला हिस्सा तो पहले ही उनके कब्जे में है। हाँ, यही तो बात है। वो सब आवाज सुनकर उसी दरवाजे के पास जमा हो जाएंगे और हम आगे से चुपचाप निकल जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन वो जोखिम मुझे पता है, लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। मैं जाऊंगा। आप अकेले नहीं जा सकते, जियो झू ने तुरंत कहा। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। शू चियांग भी आगे आ गया। मैंने उनकी तरफ देखा। ये वो लोग थे जो इस हालात में भी मुझ पर भरोसा कर रहे थे, मेरे साथ खड़े थे। शुक्रिया, लेकिन हम ज्यादा लोगों को नहीं ले जा सकते। मैं और जियो झू ही काफी हैं। पर कैप्टन, ये मेरा ऑर्डर है। मैंने बहुत कम ही इस तरह एक कैप्टन वाले रोब में बात की थी। शू चियांग, तुम यहाँ की सुरक्षा संभालोगे। इंजीनियर झाओ, आप दूर से हमें गाइड करेंगे। वो कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्होंने हामी भर दी। सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। एक नया दिन। पता नहीं ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा या नहीं। दरवाजे पर टकराने की डरावनी आवाजें अभी भी आ रही थीं, जैसे उल्टी गिनती चल रही हो, जो हमें बार बार याद दिला रही थी कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सुबह के 6 बज गए थे। बाहर पूरी तरह उजाला हो चुका था। अब रनवे का नजारा बिल्कुल साफ दिख रहा था और हालात हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बदतर थे। कल रात के शोर शराबे ने और भी बहुत सारे संक्रमितों को यहाँ खींच लिया था। देखकर लगता है कम से कम 30 तो होंगे। ज्यादातर प्लेन के पिछले हिस्से के पास जमा है। वो पागलों की तरह पहले से टूटे हुए पीछे के दरवाजे को पीट रहे हैं। APU चालू हो गया। बैकअप इंजन की जोरदार आवाज गूंज उठी और जैसा सोचा था, सारे संक्रमित उस आवाज की तरफ खिंचे चले गए। और भी लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं। आगे का रास्ता अब थोड़ा खाली है। यही सही मौका है। मैंने और शाओ झो ने जल्दी से अपना सारा सामान चेक किया। फायर वाली कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, टॉर्च और रस्सियां। इंजीनियर झाओ ने मुझे एक हाथ से बना हुआ नक्शा थमाया। ये कंट्रोल टावर का नक्शा था। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा हॉल है, फर्स्ट फ्लोर पर कंट्रोल रूम है और बेसमेंट में इक्विपमेंट रूम। जनरेटर का स्विच बेसमेंट में ही है। समझ गया, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। अगर कोई जिंदा बच गया हो। उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन मैं समझ गया उन्हें बचाना है या नहीं। एक और इंसान का मतलब है एक और बड़ा खतरा। जैसा माहौल होगा वैसा करेंगे, मैंने कहा। निकलने से ठीक पहले शाओ चेन ने मेरे हाथ में पानी की 2 बोतलें थमा दी। जिंदा वापस आना पक्का। सामने वाला कार्गो दरवाजा धीरे धीरे खुला और सुबह की हवा के साथ एक सड़ी हुई बदबू हमारे चेहरों से टकराई। हम प्लेन के निचले हिस्से से सटकर तेजी से आगे बढ़े। कंट्रोल टावर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ से सीधा जाएं तो 500 मीटर दूर, लेकिन हम सीधे रास्ते से नहीं जा सकते थे। रनवे एकदम खुला हुआ है। छुपने की कोई जगह नहीं है। हमें घूमकर जाना होगा। पार्किंग एरिया में खड़ी मशीन वाली गाड़ियों और सामान ढोने वाली गाड़ियों के पीछे छुपते हुए निकलना होगा। 50 मीटर, सब ठीक चल रहा है। 100 मीटर। अचानक शाओ झो ने मुझे पीछे खींचा। सामने एक संक्रमित वहाँ भटक रहा था। वो कभी ग्राउंड स्टाफ का हिस्सा हुआ करता था। उसकी ऑरेंज रंग की जैकेट फट चुकी थी और अंदर से सड़ी गली चमड़ी दिख रही थी। बगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसे यही खत्म करना होगा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ चबा रहा है। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी वो अचानक पीछे मुड़ा। उसका सड़ा हुआ चेहरा ठीक मेरे सामने था। उसके मुंह में अभी भी मांस का कोई अजीब सा टुकड़ा दबा था। सोचने का वक्त नहीं था। मैंने जोर से कुल्हाड़ी मार दी, सीधा उसके सिर पर। वो नीचे गिरा, थोड़ी देर तड़पा और फिर शांत हो गया। 200 मीटर। अब दूसरी रुकावट सामने थी। 5-6 संक्रमित एक पैसेंजर बस के पास जमा थे। हमें घूमकर जाना होगा, लेकिन ऐसा करने का मतलब था रास्ता 100 मीटर और लंबा हो जाना। 300 मीटर। हम रनवे के किनारे तक पहुंचने वाले थे। कंट्रोल टावर तक जाने के लिए हमें रनवे पार करना ही होगा। रनवे 45 मीटर चौड़ा है और छुपने की कोई जगह नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो मौत पक्की है। रुको, शाओ झो ने दाईं तरफ इशारा किया। मेंटेनेंस वाले हिस्से में एक छोटा प्राइवेट जेट खड़ा था। गल्फस्ट्रीम G650 बिजनेस जेट। उधर से घूमकर चलते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया था। हम तेजी से उस प्राइवेट जेट के पास पहुँचे। उसका दरवाजा खुला था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। हम संभलकर पास गए। ये तो किसी इंसान की आवाज थी। कोई जिंदा है।
कोई दर्द से कराह रहा था। मैंने और शाओ झो ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंदर चलें क्या? हो सकता है ये कोई जाल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि सच में कोई जिंदा बचा हो। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, मैंने कहा। हम साथ चलेंगे। हमने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें अटक गईं। हर तरफ खून ही खून था, सीटों पर, जमीन पर, दीवारों पर, हर जगह सूखा हुआ खून। आवाज कॉकपिट की तरफ से आ रही थी। एक पायलट अपनी सीट पर बुरी तरह निढाल पड़ा था। उसके पैर गायब थे, घुटनों के नीचे का हिस्सा पूरी तरह कट चुका था। जांघ पर खून रोकने वाली पट्टी बंधी थी, लेकिन फिर भी खून रिस रहा था। मैंने उसे पानी की बोतल दी। वो पागलों की तरह पानी पीने लगा। उसे फंदा लग गया और वो बुरी तरह खांसने लगा। शुक्रिया। उसकी आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी लग रही थी। यहाँ क्या हुआ था? कल सुबह वो रुक कर बोल रहा था। बॉस यहाँ से निकलना चाहते थे, जबरदस्ती। बाकी लोग कहाँ हैं? सब मारे गए या फिर वो बन गए। उसने बाहर की तरफ इशारा किया। और तुम्हारे पैर मैंने खुद ही काट दिए। मुझे काट लिया गया था। वो दर्द में मुस्कुराया। सच में उसकी चमड़ी का रंग ग्रे होने लगा था। मेरी एक मदद कर दो। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। फिर से वही गुजारिश। मैं उन राक्षसों की तरह नहीं बनना चाहता। उसकी धुंधली आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। शुक्रिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कुल्हाड़ी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये कोई कत्ल नहीं था, ये तो उसे आजाद करना था। कुल्हाड़ी नीचे गिरी। एक ही बार में काम तमाम हो गया। अब उसके चेहरे पर एकदम शांति थी। चलो, शाओ झो ने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा। प्राइवेट जेट से बाहर निकले। 400 मीटर आगे बढ़े तो रनवे पार करना था। हम रनवे के किनारे लेटक कर नजर रखने लगे। दाएं बाएं कहीं भी वो संक्रमित लोग नहीं दिख रहे थे। 45 मीटर के रनवे पर पूरी ताकत से दौड़े, पर वो 450 मीटर जैसा लग रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था, सांसें फूल रही थीं। आखिरकार उस पार पहुंच ही गए। टावर बिल्कुल सामने था। 8 मंजिला इमारत, जिसके शीशे पर सुबह की धूप चमक रही थी। मुख्य दरवाजा बंद था। मुझे यही उम्मीद थी। चलो, साइड वाले दरवाजे से चलते हैं। झाओ ने कहा था कि यहाँ स्टाफ के लिए एक रास्ता है। मिल गया। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैंने उसे धक्का दिया, एक भयंकर बदबू आई। हॉल में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। कुछ ने वर्दी पहन रखी थी तो कुछ सादे कपड़ों में थे। लग रहा था कि उन्हें मरे हुए काफी वक्त हो गया है। संभल कर, जो ने चेतावनी दी। सच में सावधान रहने की जरूरत थी। ये लाशें किसी भी पल जिंदा हो सकती थीं। हम दीवार से सटकर चलने लगे। सीढ़ियां हॉल के एकदम आखिर में थीं। गार्ड रूम के पास से गुजरते हुए देखा। अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई भयंकर लड़ाई हुई हो। मेज और कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं। कंप्यूटर की स्क्रीन टूटी हुई थी। दीवारों पर खून के छींटे थे। उधर मत देखो, जो ने मुझे खींचते हुए कहा। हम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। कंट्रोल रूम का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ अजीब हद तक साफ सुथरा था। बस कुछ कुर्सियां गिरी हुई थीं, बाकी सब कुछ चालू हालत में था। रडार अभी भी घूम रहा था। स्क्रीन की लाइट जल रही थी, लेकिन किसी भी फ्लाइट का कोई सिग्नल नहीं था। बैकअप पावर अभी भी काम कर रहा था। जो ने मशीनों को चेक किया। चाबियां कहाँ हैं? यहीं कहीं होनी चाहिए। वो ढूंढने लगा। मिल गई। चाबियों का एक गुच्छा, जिस पर ग्राउंड स्टाफ की गाड़ियों का टैग लगा था। बहुत बढ़िया। जनरेटर कहाँ है? बेसमेंट में। हम वापस पहली मंजिल पर आए और नीचे जाने वाली सीढ़ियां ढूंढ लीं। वहाँ घुप अंधेरा था। उस अंधेरे में टॉर्च की रोशनी बहुत ही कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गहरी खाई में उतर रहे हों। बेसमेंट काफी बड़ा था। वहाँ तरह तरह के पाइप और मशीनें लगी थीं। जनरेटर रूम सबसे अंदर था। दरवाजा खुला था। मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा, कोने में एक संक्रमित बैठा था। वो कुछ चबा रहा था। आहट सुनते ही उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। वो कोई कंट्रोलर था। उसका आईडी कार्ड अभी भी गले में लटका था। वो लड़खड़ाते हुए उठा और फिर अचानक तेजी से हमारी तरफ हचपटा। जो ने फुर्ती दिखाई और सीधा लोहे की रॉड उसके सीने में घुसा दी, एकदम बीच में। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो हमारी तरफ बढ़ता रहा। मैंने अपनी कुल्हाड़ी सीधे उसके सिर पर दे मारी। वो वहीं ढेर हो गया। जनरेटर वहाँ है। एक बहुत बड़ा डीजल जनरेटर था। कंट्रोल पैनल बिल्कुल उसके बगल में था। इसे चालू करने का तरीका याद है ना? हाँ, याद है। जो ने उसे चालू करना शुरू किया। तेल चेक किया, पंप खोला और उसे गर्म किया। भुर्रर, जनरेटर चालू हो गया। पूरे एयरपोर्ट की लाइटें एक पल में जल उठीं। काम हो गया। लेकिन हमारी ये खुशी 3 सेकंड भी नहीं टिक पाई। ऊपर से बहुत शोर आने लगा। कदमों की आहट, चीजों के टकराने और चीखने की खौफनाक आवाजें। लाइटों की वजह से सारे संक्रमित सतर्क हो गए थे। जल्दी भागो। हम जनरेटर रूम से बाहर भागे।
सीढ़ियों के पास 3 संक्रमित रास्ता रोके खड़े थे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। इधर से आओ। जो को बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल गया। वो एक इमरजेंसी रास्ता था। दरवाजा खोला तो वहाँ एक ढलान थी जो सीधे बाहर जाती थी, लेकिन बाहर निकलते ही हम सीधे मेन रनवे पर आ गए। हम खुले में थे। पीछे से गुर्राने की आवाजें और पास आती जा रही थीं। हम दौड़कर बाहर निकले। धूप आंखों में चुभ रही थी। रनवे पर कम से कम 20 संक्रमित हमारी तरफ दौड़ रहे थे। हवाई जहाज की तरफ भागो। 500 मीटर का फासला, जो पहले कभी इतना लंबा नहीं लगा था। जो आगे दौड़ रहा था, तभी अचानक वो गिर पड़ा। एक संक्रमित ने साइड से उस पर छलांग लगा दी और उसके हाथ पर काट लिया। वो दर्द से चीखा और अपनी लोहे की रॉड से उसे पीटने लगा। मैं दौड़ कर गया और एक ही बार में अपनी कुल्हाड़ी से उस संक्रमित को खत्म कर दिया। तुम ठीक तो हो? उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। हम दोनों जानते थे कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं था। दौड़ते रहो। संक्रमित हमारे एकदम करीब आ गए थे। 100 मीटर, 50 मीटर। हवाई जहाज बस सामने ही था। दरवाजा खोलो, मैं जोर से चिल्लाया। कार्गो का दरवाजा खुल गया। जू, कियांग और झाओ हमें अंदर खींचने के लिए खड़े थे। जू पहले ऊपर गया, मैं पीछे रह गया। तभी एक और संक्रमित ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने कुल्हाड़ी घुमाई, फिर एक और आया। उसे मैंने लात मारकर दूर फेंका और आखिरकार सीढ़ियों पर चढ़ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अनगिनत हाथों ने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। अब हम सुरक्षित थे, कम से कम अभी के लिए। जो शाओ चेन ने उसका घाव देखा। मैं ठीक हूँ, उसने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सब लोग उसके हाथ को देख रहे थे। सबको पता था कि इसका क्या मतलब है। मैं शाओ झो कुछ कहना चाहता था। पहले पट्टी बांधो, मैंने उसकी बात काट दी। शाओ चेन फर्स्ट एड बॉक्स ले आई, घाव साफ किया, खून रोका और पट्टी बांध दी। लेकिन हम सब जानते थे कि ये बस मौत को टालने की कोशिश है। क्या जनरेटर चालू हो गया? इंजीनियर झाओ ने पूछा। चालू हो गया है, बहुत बढ़िया। मैं रिमोट से फ्यूल भरता हूँ। स्क्रीन पर रिफ्यूलिंग सिस्टम चालू हो चुका था। फ्यूल ट्रक 4 नंबर पोजीशन पर कनेक्ट हो रहा था। प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टाइमर 0.3 दिखा रहा था। कितना वक्त लगेगा? कम से कम 30 मिनट। क्या शाओ झो तब तक जिंदा बच पाएगा? मैंने उसकी तरफ देखा। वो अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुका हुआ था। उसके माथे से पसीना बहने लगा था। मैं अपनी बेटी से एक बार बात करना चाहता हूँ। तुम ठीक हो जाओगे, मुझे झूठी तसल्ली मत दो। वो उदासी से मुस्कुराया। मैं एक पायलट हूँ, मुझे अपनी हालत अच्छी तरह पता है। सच कहूँ तो उसके हाथ का रंग बदलना शुरू हो गया था। मकड़ी के जाले की तरह हल्की सफेद और ग्रे नसें फैलने लगी थीं। और कितना वक्त बचा है? मैंने पूछा। जिस तेजी से ये फैल रहा है। 2 घंटे। वो बहुत शांत था। 2 घंटे। फ्यूल भरने में 30 मिनट लगेंगे। वक्त तो काफी है, लेकिन उसके बाद क्या? क्या हम उसे प्लेन में ही छोड़ देंगे या फिर? कैप्टन, उसने मेरी तरफ देखा। जब वक्त आए तो मुझे नीचे उतार देना। शाओ झो, ये मेरा फैसला है। वो अपनी बात पर अड़ा था। मैं उस तरह का खूंखार राक्षस नहीं बनना चाहता और न ही तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। केबिन में खामोशी छा गई। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। यहाँ तक कि ली दाई ने भी कुछ नहीं कहा। फ्यूल भरना शुरू हो गया है। इंजीनियर झाओ की आवाज ने खामोशी तोड़ी। फ्यूल का कांटा ऊपर उठने लगा। 0, 2.4 टन, 2.5 टन। ये बहुत धीमा था, लेकिन बढ़ रहा था। हमारी उम्मीदें भी बढ़ रही थीं, लेकिन शाओ झो की जिंदगी का वक्त घटता जा रहा था। 15 मिनट तक फ्यूल भरा जा चुका था। शाओ झो की हालत अचानक बहुत बिगड़ने लगी। वो भयानक रंग अब उसके कंधों तक फैल चुका था। उसे तेज बुखार हो गया और वो बड़बड़ाने लगा। शाओ चेन उसकी देखभाल कर रही थी। बार बार गीले तौलिए से उसका पसीना पोंछ रही थी। बाकी सब डर के मारे उससे दूर खड़े थे। दहशत फैल रही थी। क्या वो अचानक राक्षस बन जाएगा? किसी ने धीमी आवाज में पूछा। इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए, इंजीनियर झाओ ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट थी। फ्यूल गेज 2.8 टन, अभी 0.7 टन और चाहिए। कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। ये अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, शाओ चेन ने घबराते हुए कहा। शाओ झो की सांसें तेज होने लगी थीं। उसकी आंखें खून जैसी लाल होने लगीं। सब लोग पीछे हटो, मैंने चिल्लाकर आदेश दिया। सब घबराकर पीछे हटे। शाओ झो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मुझे बाहर जाना है। थोड़ी देर और रुक जाओ, मैंने उसे सहारा दिया। नहीं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। उसकी आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी, एकदम भारी और खौफनाक। अचानक उसने मुझे जोर से धक्का दिया। उसमें गजब की ताकत आ गई थी। दूर हटो। ये अब शाओ झो की आवाज नहीं थी,
उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद और डरावनी हो चुकी थीं। वो राक्षस बन रहा था। जल्दी, लाओ झांग का दोस्त दौड़कर आया और हमने मिलकर उसे कसकर पकड़ लिया। शाओ झो पागलों की तरह छटपटा रहा था। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। दरवाजा खोलो, इसे बाहर फेंको, ली दाई जोर से चिल्लाया। नहीं, मैंने भी पलटकर चिल्लाया। बाहर सब संक्रमित राक्षस हैं। तो फिर क्या करें? ये तो बदल रहा है। सचमुच। शाओ झो की त्वचा पूरी तरह से बेजान और ग्रे हो चुकी थी। उसके नाखून लंबे और काले हो गए थे। वो अब हमारा शाओ झो नहीं रहा था। कार्गो होल्ड, इंजीनियर झाओ चिल्लाए। इसे कार्गो होल्ड में बंद कर दो। सही कहा। हमने पूरी ताकत लगाकर उसे कार्गो की तरफ घसीटा। वो पागलों की तरह काटने लगा और शू चियांग के हाथ पर खरोंच लग गई। लानत है। आखिरकार हमने उसे कार्गो होल्ड में धकेल दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर से पागलों की तरह दरवाजा पीटने की भयानक आवाजें आने लगी। शू चियांग, तुम्हारा घाव बस एक खरोंच है। उसने अपना घाव देखा। उसने दांत नहीं गड़ाए, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। क्या खरोंच लगने से भी संक्रमण फैलेगा? किसी को नहीं पता था। इसे सबसे अलग करो, ली दाई ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा। क्या ये भी संक्रमित हो सकता है? अरे ये बस एक खरोंच है, क्या पता। ली दाई ने बाकी लोगों की तरफ देखा। क्या तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? लोगों के बीच घबराहट और कानाफूसी शुरू हो गई। मैंने हालात संभालने की कोशिश की। शांत रहूं। एक अधेड़ औरत पागलों की तरह चीख रही थी। हम सब मारे जाएंगे, झूठे कहीं के। तुमने कहा था कि तुम हमें बचाओगे, और क्या हुआ? लाओ झांग मारा गया, शाओ झो भी बदल गया। अब अगला कौन है? और भी लोग ताने मारने लगे। ये सब तुम्हारी गलती है। टावर पर जाने की क्या जरूरत थी? हम शुरू में ही यहाँ से क्यों नहीं निकल गए? हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। कोई रो रहा था, कोई गालियाँ बक रहा था, तो कोई हार मानकर जमीन पर बैठा था। बहुत हो गया। वो शू चियांग था। वो भीड़ के बीचों बीच खड़ा था। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और खरोंच के निशान दिखाए। खून से सनी 3 लकीरें। गहरी तो नहीं थीं, लेकिन खौफनाक लग रही थीं। तुम लोग सही कह रहे हो, शायद मैं संक्रमित हो चुका हूँ, उसने बहुत शांति से कहा। इसीलिए मैं खुद को अलग कर रहा हूँ। मुझे बस एक कोना दे दो। नहीं, मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। सबकी भलाई के लिए। वो केबिन के सबसे आखिरी कोने में गया और बैठ गया। 2 घंटे, उसने कहा। अगर 2 घंटे बाद भी मैं ठीक रहा, तो इसका मतलब खरोंच से वायरस नहीं फैलता। और अगर कुछ हो गया, उसने मेरी तरफ देखा, तो मुझे एक ही झटके में मार देना। फिर से वही बात। आज ये बात बहुत बार सुन चुका हूँ। फ्यूल मीटर 3.1 टन, अभी भी थोड़ा कम है। कार्गो होल्ड से टकराने की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। शाओ झो, नहीं, जो चीज कभी शाओ झो हुआ करती थी, वो अब पागलों की तरह सब कुछ तोड़ रही थी। क्या ये दरवाजा टिक पाएगा? किसी ने घबराकर पूछा। कार्गो का दरवाजा बहुत मजबूत है, झाओ गोंग ने कहा, लेकिन वो खुद भी डरे हुए लग रहे थे। 3.2 टन। एक जोरदार आवाज। कार्गो के दरवाजे पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ गया। सबकी सांसें अटक गईं। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? जल्दी करो, किसी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन तेल तो अपनी ही स्पीड से भरेगा ना। 3.3 टन। धड़ाम। दरवाजा अब और भी ज्यादा पिचक गया था। ये टूटने वाला है। दहशत अपने चरम पर थी। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट छीनना शुरू कर दिया। हालांकि जमीन पर उनका कोई काम नहीं था। कुछ लोग हथियार ढूंढने लगे, बर्तन, फायर एक्सटिंग्विशर, जो कुछ भी हाथ लग जाए। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर दुआएं मांग रहे थे। ली दाई और उसके आदमी एक साथ खड़े थे, जैसे कोई खिचड़ी पका रहे हो। 3.4 टन, झाओ गोंग चिल्लाई। क्या इतना काफी है? बस काम चल जाएगा। बचाकर उड़ाना होगा। टेक ऑफ की तैयारी करो। मैं कॉकपिट की तरफ भागा, लेकिन एक मुश्किल थी। शाओ झो नहीं है तो पायलट कौन बनेगा? मैं बनूंगा। झाओ गोंग मेरे पीछे अंदर आए। तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? किताबी ज्ञान तो पूरा है, बाकी उड़ाते उड़ाते सीख लूंगा। कोई और रास्ता भी नहीं था। इंजन चालू करो। रुको। ली दाई भागता हुआ अंदर आया। शू चियांग का क्या करना है? मैंने मुड़कर देखा। शू चियांग अभी भी कोने में बैठा था, जब से उसने खुद को अलग किया था। 20 मिनट बीत चुके थे। उसे भी साथ लो, मैंने कहा। क्या तुम पागल हो गए हो? ली दाई ने अपनी आंखें फाड़ ली। वो संक्रमित हो सकता है, पक्का नहीं है। तुम हम सबकी जान जोखिम में डाल रहे हो। तो फिर तुम क्या चाहते हो? उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दें? क्यों नहीं? मैं खड़ा हुआ और उसे घूरते हुए बोला, क्योंकि हम अभी भी इंसान हैं। उसने एक ठंडी मुस्कान दी। इस हालात में भी तुम्हें इंसानियत की पड़ी है। ऐसे वक्त में ही तो इंसानियत दिखानी होती है। बचकानी बातें। तो फिर तुम नीचे जाकर उसके साथ बैठो, या तो अपना मुंह बंद रखो, या फिर नीचे उतरो।
खुद ही चुन लो। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन हारकर वो कॉकपिट से बाहर चला गया। इंजन चालू करो, मैंने फिर कहा। झाओ गोंग ने बटन दबाने शुरू किए। लेफ्ट इंजन स्टार्ट। इंजन की वही जानी पहचानी तेज आवाज, लेकिन कार्गो के अंदर से आ रही टकराने की आवाजें और भी खौफनाक हो गईं। सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। किसी को दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हम रनवे की तरफ बढ़े। मैंने थ्रॉटल आगे बढ़ाया। प्लेन आगे बढ़ने लगा। खिड़की के बाहर वो संक्रमित लोग इंजन की आवाज सुनकर पागलों की तरह प्लेन के पीछे दौड़ने लगे। वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे, झाओ गोंग ने कहा। बात तो सही थी, प्लेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। आगे देखो, रनवे पर संक्रमित लोगों की भीड़ जमा थी, सुबह से भी दोगुनी। उनके ऊपर से प्लेन निकाल दो, मैंने कहा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? स्पीड बढ़ाते रहो। 20 नॉट, 30 नॉट। पहले वाले से टक्कर हुई। प्लेन जोर से हिला। 40 नॉट, 50 नॉट्स। लगातार टकराने की आवाजें आ रही थीं। खून से लथपथ भयानक नजारा। उधर मत देखो, मैंने झाओ से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन वो लगा रहा। 60 नॉट्स, 70 नॉट्स। कार्गो दरवाजा टूटने वाला है। पीछे से चीखें सुनाई दी। दरवाजा सच में बहुत बुरी तरह पिचक गया था, किसी भी पल टूट सकता था। 80 नॉट्स। क्या आप कंट्रोल खींचे? झाओ ने पूछा। अभी नहीं, स्पीड काफी नहीं है। 90 नॉट्स, 100 नॉट्स। सामने वाले पहिए के नीचे कुछ कुचला गया। टायर। वार्निंग लाइट जल उठी। आगे के टायर का प्रेशर बिगड़ गया था, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। 110 नॉट्स। झाओ और मैंने एक साथ कंट्रोल खींचा। विमान ने बड़ी मुश्किल से अपनी नाक उठाई। जमीन छोड़ने के ठीक उसी पल कार्गो दरवाजा पूरी तरह टूटकर उड़ गया। वो चीज बाहर गिर गई। 50 मीटर की ऊंचाई से नीचे जा गिरी। लैंडिंग गियर, ये ऊपर नहीं जा रहा। झाओ ने चेक किया। हाइड्रोलिक सिस्टम डैमेज हो गया है। 309। चारों तरफ वार्निंग लाइट्स टिमटिमा रही थी। हाइड्रोलिक प्रेशर लो, फ्यूल लीक, लेफ्ट इंजन का टेम्परेचर हाई। इस विमान की हालत पूरी तरह खस्ता हो चुकी थी, लेकिन ये अभी भी उड़ रहा था, हमें लेकर। इस नर्क से दूर, ऊंचाई 500 फीट, 1000 फीट, नीचे का पूरा शहर साफ नजर आ रहा था। हर तरफ बस आग ही आग थी। आसमान में काला धुआं उठ रहा था और सड़कों पर अनगिनत काले धब्बे रेंग रहे थे। वो सब इन्फेक्टेड थे। पूरा शहर पूरी तरह तबाह हो चुका था। किंग्यू आइलैंड कहाँ है? झाओ ने नेविगेशन चेक किया। डायरेक्शन 120, दूरी 115 नॉटिकल माइल्स। क्या फ्यूल काफी है? उसने झट से हिसाब लगाया। बस पहुंच जाएंगे, लेकिन बैकअप नहीं है। इसका मतलब था हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं है। पहली बार में ही पार लगाना होगा। शू चियांग कैसा है? मैंने चेन से पूछा। वो दौड़कर चेक करने गई। जब वो लौटी तो उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब थे। लेकिन क्या? उसने आपसे थैंक यू कहने को बोला है। चलो, वो ठीक है। कैप्टन, उसने अपनी आवाज धीमी की। ली और बाकी लोग कुछ खुसुर पुसुर कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने त्योरियां चढ़ाई। इस वक्त वो और क्या नाटक कर सकता है? उन पर नजर रखो। समझ गई। ऊंचाई 3000 फीट। अब प्लेन थोड़ा स्टेबल था, लेकिन वार्निंग लाइट्स अभी भी ब्लिंक कर रही थीं। हाइड्रोलिक प्रेशर लगातार गिर रहा था। क्या हम किंग्यू आइलैंड तक टिक पाएंगे? थ्योरी के हिसाब से तो हाँ। झाओ को पक्का यकीन नहीं था। अचानक पूरा प्लेन जोर से कांप उठा। ये क्या हुआ? धत तेरे की, शायद टक्कर की वजह से डैमेज हुआ है। लेफ्ट इंजन बंद करो, ट्रिम एडजस्ट करो। अब हम सिंगल इंजन पर उड़ेंगे। स्पीड कम हो गई और फ्यूल तेजी से जलने लगा। दोबारा हिसाब लगाने पर झाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। फ्यूल कम पड़ रहा है। कितना कम? 10 नॉटिकल माइल्स। समंदर के ऊपर 10 नॉटिकल माइल्स का मतलब था जिंदगी और मौत का फासला। वजन कम करो। मैंने बिना सोचे तुरंत फैसला लिया। वजन कैसे कम करें? जो भी फालतू चीजें हैं सब बाहर फेंको। मैं कॉकपिट से बाहर भागा। सब लोग ध्यान से सुनो, अपना सारा सामान बाहर फेंक दो। क्या वजन कम करना है? वरना हम कभी किंग्यू आइलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद सबने काम शुरू कर दिया। सूटकेस, बैग, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा कपड़े भी सब पीछे कार्गो के टूटे हुए हिस्से से बाहर फेंक दिए गए। इतना काफी नहीं है। झाओ ने हिसाब लगाया। सीटें उखाड़ो। कुछ आदमियों ने पीछे की सीटें उखाड़नी शुरू कर दी। एक एक करके सीटें बाहर फेंकी जाने लगीं। बात नहीं बनी तो खाने की ट्रॉली भी बाहर फेंक दी। ट्रॉली काफी भारी थी। उसे बाहर फेंकने के बाद झाओ ने आखिरकार हाँ में सिर हिलाया। क्या इतना काफी है? हाँ, बस काम चल जाएगा। किंग्यू आइलैंड अब नजदीक आ रहा था। एक छोटा सा टापू, नीले समंदर के बीच। वो बहुत शांत लग रहा था। क्या वो जगह सच में सेफ है? किसी ने पूछा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था। हो सकता है ये एक और जाल हो, लेकिन कम से कम वहाँ एक उम्मीद तो थी।
हम बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। झाव की आवाज कांप रही थी। सिंगल इंजन से ऊंचाई मेंटेन नहीं हो पा रही है। हम धीरे धीरे पर लगातार नीचे गिर रहे थे। और कितना दूर है? 60 नॉटिकल माइल्स। अगर हम इसी तरह गिरते रहे तो आइलैंड से 20 नॉटिकल माइल पहले ही समंदर में क्रैश हो जाएंगे। हमें लेफ्ट इंजन दोबारा स्टार्ट करना ही होगा, पर वो खराब हो चुका है। रीस्टार्ट प्रोसीजर ट्राई करो। इंजन ने खांसने जैसी आवाज की और फिर से बंद हो गया। एक बार और कोशिश करो। LLG स्टार्ट। अभी भी काम नहीं कर रहा, अभी भी नहीं। मुझे देखने दो। यह शू चांग की आवाज थी। तुम ठीक हो? वह कॉकपिट के दरवाजे पर खड़ा था। चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में होश था। फिलहाल तो ठीक हूँ। उसने अपनी बांह देखी। खरोंच पर पपड़ी जम गई थी। 2 घंटे बीत चुके हैं और मैं अभी भी इंसान हूँ। शुक्र है। इंजन में दिक्कत है, शायद फ्यूल पाइपलाइन में। इंजीनियर झाओ ने कहा, यह टक्कर की वजह से हुआ है। क्या यह उड़ते हुए ठीक हो सकता है? नामुमकिन। ऊंचाई 2000 फीट है और हम अभी भी नीचे जा रहे हैं। रुको, शू चांग ने अचानक कहा। अगर दिक्कत पाइपलाइन में नहीं बल्कि तेल की क्वालिटी में हो तो? तुम्हारा क्या मतलब है? हमने अभी जो तेल भरवाया था, शायद उसमें मिलावट या कचरा हो। बात तो सही है, एयरपोर्ट कई दिनों से ठप पड़ा था। फ्यूल ट्रक के तेल की कोई गारंटी नहीं है। बैकअप टैंक चालू करके देखते हैं। 747 में कई टैंक होते हैं। टैंक नंबर 2 पर स्विच करो। इंजन खांसने लगा और कांपने लगा। इग्निशन। बायां इंजन फिर से चालू हो गया। भले ही आवाज थोड़ी अजीब है, लेकिन यह काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। ऊंचाई 1800 फीट पर स्थिर है। एक और मुसीबत है। इंजीनियर झाओ ने मीटर की तरफ इशारा किया। लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहा। हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। धत तेरे की, इसे हाथों से खोलना पड़ेगा। मैनुअल पंप कहाँ है? हमें इमरजेंसी मैनुअल पंप मिल गया। शू चांग ने आगे बढ़कर कहा, मैं करता हूँ। लैंडिंग गियर नीचे लाने के लिए इसे 700 बार दबाना होगा। इसमें बहुत ताकत लगने वाली थी। उसने पंप करना शुरू किया। 1, 2। मुझे टापू दिख रहा है, कोई चिल्लाया। सामने की खिड़की से क्षितिज पर चिंग्यू टापू नजर आने लगा, एक छोटे से हरे बिंदु की तरह। कंट्रोल टावर से संपर्क करो। मैंने माइक उठाया। चिंग्यू टावर, यह है HC 327। उतरने की इजाजत चाहिए। सन्नाटा। चिंग्यू टावर, क्या आप सुन रहे हैं? कृपया जवाब दें। फिर से सन्नाटा। क्या यहाँ भी? HC 327, यह चिंग्यू टावर है। एक आवाज, एक जिंदा इंसान की आवाज। हाँ। पूरे केबिन में खुशी की लहर दौड़ गई। आपका सिग्नल मिल गया है। रनवे साफ कर दिया गया है। हवा की दिशा 090 है। हवा की रफ्तार 5 नॉट है। सिग्नल मिला, हम पास आ रहे हैं। HC 327 सिर्फ एक इंजन पर उड़ रहा है। हाइड्रोलिक फेल हो गया है और लैंडिंग गियर काम नहीं कर रहा। कृपया इमरजेंसी इंतजाम तैयार रखें। समझ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं। उनके पास फायर ब्रिगेड है। वे पूरी तरह से तैयार हैं। यह जगह सच में सुरक्षित है। 400 बार हो गया। हमारी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इंजीनियर झाओ ने कहा। हाँ, यह सच था। नीचे जाने का हमारा एंगल सही नहीं है। एक चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें तेल खर्च होगा। तेल का कांटा पहले ही जरीरों पर था। कोई और रास्ता नहीं था। बाईं तरफ मोड़ो। हवाई जहाज कांपने लगा। टूटा फूटा ढांचा मानो जवाब दे रहा था। 500 बार हो गया। तभी तेल की वार्निंग बजी। लाल बत्ती चमकने लगी। अब कितना बचा है? 100 किलो से भी कम। सिर्फ 1 मिनट का तेल बचा है। 600 बार हो गया। हमने चक्कर पूरा कर लिया था। रनवे बिल्कुल सामने था। 700 बार हो गया। खट। लैंडिंग गियर नीचे आ गया, लेकिन सिर्फ 2 हरी बत्तियां जल रही हैं। दायां पहिया लॉक नहीं हुआ है। धत तेरे की, अब वक्त नहीं बचा है। सीधे उतारो। सिर्फ एक पहिए पर लैंड करना होगा। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ऊंचाई 200 फीट, 100 फीट, 50 फीट। सभी लोग झटके के लिए तैयार रहें। 30 फीट, 20 फीट, 10 फीट। बायां पहिया जमीन से टकराया। हवाई जहाज बुरी तरह एक तरफ झुक गया। दायां पंख जमीन पर रगड़ खाने लगा। हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगीं। ब्रेक लगाओ। रिवर्स थ्रस्ट। लेकिन सिर्फ दाईं इंजन में ही रिवर्स थ्रस्ट था। जहाज किसी लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगा। हर कोई चीख रहा था। टायर फटने की डरावनी आवाज और धातु के रगड़ने की भयानक चीख। आखिरकार जहाज रुक गया। एकदम सन्नाटा छा गया और फिर खुशी की चीखें और रोने की आवाजें गूंज उठीं। लोग प्रार्थना कर रहे थे। हम जिंदा बच गए थे। सभी लोग लाइन से बाहर निकले। इमरजेंसी स्लाइड खोल दी गई। एक एक करके लोग नीचे फिसलने लगे। नीचे हैजमेट सूट पहने हुए लोग उन्हें संभाल रहे थे। चिंग्यू टापू पर आपका स्वागत है। हैजमेट सूट के अंदर से एक आवाज आई। तुम लोग सुरक्षित हो। सुरक्षित? क्या सच में?
मैं विमान से उतरने वाला आखिरी इंसान था। मैंने मुड़कर इस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त 747 विमान को देखा। उसके शरीर पर टक्कर के गड्ढे, खून के धब्बे और टूटा हुआ कार्गो दरवाजा, घिसे हुए पंख और फटे हुए टायर, यह हमें नर्क से निकाल कर लाया था। शुक्रिया, मैंने धीरे से कहा। हमें एक अस्थायी आइसोलेशन एरिया में ले जाया गया। ये हमारा सामान्य नियम है, कर्मचारियों ने बताया। 24 घंटे की निगरानी, यह पक्का करने के लिए कि कोई संक्रमण तो नहीं है। तंबू के अंदर बिस्तर, पानी और खाना मौजूद था। जगह बहुत साधारण थी, लेकिन हमारे लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। यहाँ कितने लोग जिंदा बचे हैं? मैंने पूछा। द्वीप के मूल निवासी 3000 हैं और सुरक्षित बचाकर लाए गए लोग 2000 से ज्यादा हैं। प्रभारी एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिनका नाम लिन था। बाकी जगहों का क्या हाल है? कुछ देर वह चुप रही। हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हमारा ज्यादातर शहरों से संपर्क टूट चुका है। मुझे भी यही उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल बैठ गया। तुम लोगों ने खुद को कैसे बचाया? किस्मत से, उसने कहा। यह द्वीप बहुत दूर है, इसीलिए संक्रमित लोग यहाँ नहीं आ सकते। हमने तुरंत ही आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और राशन पानी 3 महीने तक चल जाएगा। उम्मीद है कि तब तक। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। शायद उम्मीद थी कि तब तक कोई मदद आ जाएगी, या फिर सारे संक्रमित लोग मारे जा चुके होंगे। रात को ली दाई मेरे पास आया। क्या बात है? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। विमान में हुए उस हादसे से पहले मैं बहुत गुस्से में था। उसने सिर झुका लिया। मेरी वजह से सबकी जान जा सकती थी। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हमें वहाँ से जिंदा निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उससे हाथ मिलाया। शायद मुसीबतें इंसानों को बदल देती हैं। अगले दिन हमारी निगरानी का समय खत्म हो गया। हमें द्वीप के एक अस्थायी रिहायशी इलाके में भेज दिया गया। वह एक वीरान पड़ा रिसोर्ट था, जो अब शरणार्थी शिविर बन चुका था। यहाँ सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन कम से कम सिर पर छत थी, सोने के लिए बिस्तर था। विमान के मुकाबले यह जगह बहुत बेहतर थी। कमरे बांटते समय शिव छांग मेरे पास आया। कैप्टन, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, बताओ। मैं इस द्वीप की सुरक्षा टीम में शामिल होना चाहता हूँ। तुम्हारी चोट अब ठीक हो गई है क्या? उसने अपनी बाह दिखाई, जिस पर बस एक हल्का सा निशान बचा था। इससे साबित हो गया था कि खरोंच लगने से संक्रमण नहीं फैलता। तो ठीक है, तुम जा सकते हो। वह थोड़ा झिझका। शियाओ छेन भी जाना चाहती है। शियाओ छेन, उसने कहा है कि वह अब किसी और के पीछे छुपकर नहीं रहना चाहती। मैं समझ सकता था। इन सब हादसों से गुजरने के बाद हर कोई बदल रहा था। उसे भी जाने दो। द्वीप की जिंदगी एक तय रूटीन से चल रही थी। सुबह 6 बजे उठना और फिर सबको अपना अपना काम सौंपना। जो सब्जियां उगा सकते थे वे खेती कर रहे थे, जो मछली पकड़ सकते थे वे मछली पकड़ रहे थे, और बाकी लोग मरम्मत का काम कर रहे थे। हर किसी के पास कोई न कोई काम था। अपनी मेहनत के बदले खाना मिलता था, जो बिल्कुल सही था। इंजीनियर झाओ तकनीकी टीम का अहम हिस्सा बन गए थे। द्वीप के जनरेटर और वाटर प्यूरिफायर को ठीक रखने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। ली दाई भी काफी बदल गया था। उसने राशन बांटने वाली टीम की कमान संभाल ली थी। वह इस काम में पूरी ईमानदारी बरत रहा था, यहाँ तक कि वह अपने हिस्से का राशन भी बुजुर्गों और बच्चों को दे देता था। इस तबाही ने मुझे सिखा दिया है कि जिंदगी में असल मायने क्या रखता है। एक हफ्ते बाद लिन मेरे पास आई। कैप्टन छेन, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद? हमें एक इमरजेंसी रेडियो सिग्नल मिला है। उसने रेडियो ऑन किया। उसमें से रुक रुक कर आवाज आ रही थी। यह युनचुआन है, हम जिंदा हैं, मदद चाहिए। युनचुआन, मेरा अपना शहर। कहाँ से आ रहा है ये सिग्नल? शहर के बीचों बीच मौजूद रेडियो स्टेशन से। वहाँ कम से कम 200 लोग फंसे हैं। 200 लोग? लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। युनचुआन के हालात बहुत ही भयानक हैं। पूरे शहर में संक्रमित लोगों का कब्जा है। कितने होंगे? कम से कम 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख संक्रमित? उन्हें बचाना हमारे बस की बात नहीं है। मैंने सीधा सवाल किया। तो फिर तुमने मुझे यह क्यों बताया? क्योंकि वह थोड़ा झिझकी। इस सिग्नल में तुम्हारा नाम लिया गया है। क्या? उसने रिकॉर्डिंग चालू की। कैप्टन छेन युआनशान, अगर तुम यह सुन रहे हो तो तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, वे जिंदा हैं। मुझे वहाँ जाना होगा। बिल्कुल नहीं, लिन ने साफ इनकार कर दिया। यह बहुत खतरनाक है। वह मेरा परिवार है। मैं समझती हूँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुम्हारा अकेले जाना खुदकुशी करने जैसा है। फिर भी मैं जाऊंगा। हमारे बीच तनाव बढ़ गया। मैं भी आपके साथ चलूंगा। शू छांग है और मैं हूँ शाओ चेन। मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। इंजीनियर चाओ। एक एक करके और लोग भी आगे आए, यहाँ तक कि लीफन भी। क्या तुम सब पागल हो गए हो? लिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ली दाई ने कहा,
पागलपन नहीं, हम अपना कर्ज चुका रहे हैं। कैप्टन ने हमारी जान बचाई थी, अब हमारी बारी है। इन सब लोगों को देखकर, जो लोग कुछ ही दिन पहले एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, अब मेरे साथ जान जोखिम में डालने को तैयार थे। शुक्रिया, पर मैं तुम्हें। बकवास बंद करो, शू छांग ने मेरी बात काटते हुए कहा। हम कब निकल रहे हैं? लिन ने हमारी तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर दूंगा, सिर्फ एक, इस आइलैंड का इकलौता हेलीकॉप्टर। एम 171, इसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। ईंधन सिर्फ एक बार आने जाने भर का है, एक ही मौका है। कब चलना है? कल सुबह। उस वक्त संक्रमितों की हलचल सबसे कम होती है। उसी रात मैंने नक्शा देखा। ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग शहर के बीचों बीच थी। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं। हेलीकॉप्टर को छत पर उतारा जा सकता है, लेकिन छत से बिल्डिंग के अंदर तक जाने में रास्ते में कितने संक्रमित होंगे कुछ पता नहीं। प्लान कुछ ऐसा है, मैंने वॉलंटियर्स से कहा। आखिर में 15 लोग जाने के लिए तैयार हुए। हेलीकॉप्टर छत के ऊपर चक्कर लगाएगा। सबसे पहले टोही टीम नीचे जाएगी। सुरक्षित होने पर ही लोगों को लिया जाएगा। अगर खतरा लगा तो फौरन वहाँ से निकल जाएंगे। किसी ने कोई ऐतराज नहीं जताया। सबको खतरे का अंदाजा था। सुबह 4 बजे उड़ान भरी। तब भी हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उस सन्नाटे वाले समंदर के ऊपर हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बहुत तेज लग रही थी। 45 मिनट की उड़ान थी। जैसे जैसे हम जमीन के करीब पहुँचे, नजारा और भी खौफनाक होता गया। शहर जल रहा था, हर तरफ आग की लपटें थीं। वह क्या है? किसी ने नीचे जमीन की तरफ इशारा किया। एक घना काला साया जो धीरे धीरे रेंग रहा था। वह संक्रमितों की भीड़ थी, हजारों की तादाद में, बिल्कुल चींटियों के झुंड की तरह। उधर मत देखो, मैंने कहा, लेकिन कोई अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दुनिया का अंत शायद ऐसा ही दिखता है। युनचुआन शहर नजर आने लगा था। कभी चहल पहल से भरा वह शहर अब एक खंडहर बन चुका था। ब्रॉडकास्ट बिल्डिंग अभी भी वही थी। 30 मंजिला उस इमारत के ऊपर लगी सिग्नल लाइट अभी भी टिमटिमा रही थी। वहाँ कोई जिंदा है, उतरने की तैयारी करो। छत पूरी तरह खाली थी। इतनी आसानी से सब होना अजीब लग रहा था। अंदर से घबराहट हो रही थी। तो ही टीम नीचे उतरी। शू छियांग लीड कर रहा था। 3 लोग सीढ़ियों के अंधेरे में गायब हो गए। 5 मिनट इंतजार किया, 10 मिनट, फिर वॉकी टॉकी पर आवाज आई, सब सुरक्षित है। 25वीं मंजिल पर कुछ लोग जिंदा हैं। कितने लोग हैं? 237 लोग, उम्मीद से कहीं ज्यादा। क्या वे ऊपर आ सकते हैं? सीढ़ियों पर मलबा गिरा है, साफ करने में कितना वक्त लगेगा? 20 मिनट। हेलीकॉप्टर हवा में ही रुका हुआ था और ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। 15 मिनट बाद बचे हुए लोगों का पहला ग्रुप ऊपर आया। बुजुर्ग, बच्चे, औरतें। और तभी मुझे मेरी पत्नी दिखाई दी, मेरी बेटी। वे बहुत कमजोर हो गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, लेकिन वे जिंदा थे। पापा, मेरी बेटी दौड़कर मेरे गले लग गई। मेरी पत्नी रो रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठो। एक एक करके लोग चढ़ने लगे। 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग। वजन बहुत ज्यादा हो रहा है। पायलट ने चेतावनी दी, बस थोड़ा और रुको। 200 लोग, अब और नहीं आ सकते। हेलीकॉप्टर सच में क्रैश हो जाएगा। लेकिन अभी भी 30 से ज्यादा लोग बाकी थे। तुम लोग पहले निकलो, शू छियांग ने कहा। हम यही रुकते हैं। नहीं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने मुझे धक्का देकर हेलीकॉप्टर में चढ़ा दिया। अगली बार आकर हमें ले जाना। शू छियांग, जल्दी चलो, संक्रमित ऊपर आ रहे हैं। सीढ़ियों से भयानक चीखें सुनाई देने लगी। उन्होंने हमें देख लिया था। उड़ान भरो, जल्दी। हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा। मैं छत की तरफ देख रहा था। शू छियांग और बाकी लोग बचाव की तैयारी कर रहे थे। दरवाजे, मेज, कुर्सियां, जो कुछ भी हाथ लगा उससे सीढ़ियों का रास्ता बंद करने लगे। तभी संक्रमित बाहर टूट पड़े। शू छियांग ने एक लोहे की रॉड उठा ली। शाओ चेन उसके साथ था और भी लोग थे। वे लड़ रहे थे, सिर्फ हमें वक्त दिलाने के लिए। हेलीकॉप्टर और ऊंचा उड़ता गया। छत पर खड़े लोगों के साए छोटे होते जा रहे थे। मेरी आखिरी नजर पड़ी। शू छियांग अभी भी डटकर खड़ा था। छिंग्यू आइलैंड लौटे वक्त केबिन खचाखच भरा हुआ था। 20 लोगों की जगह वाले उस हेलीकॉप्टर में 237 जिंदा बचे लोग ठुंसे हुए थे। इंसानों से भरी उस छोटी सी जगह में कुछ लोग खड़े थे तो कुछ जमीन पर ही बैठे थे। बच्चे बड़ों की गोद में बैठे थे। हवा कम पड़ रही थी। कुछ लोगों को उल्टियां होने लगी थीं। और कितनी देर? पायलट पसीने से तर-बतर था। 20 मिनट। इंजन मानो चीख रहा था। जरूरत से ज्यादा जोर पड़ रहा था उस पर और तापमान लगातार बढ़ रहा था। हिम्मत मत हारना, मैंने अपने जहाज से ऐसे कहा जैसे किसी पुराने दोस्त से कह रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरे कंधे पर सिर रखे हुए थी और मेरी बेटी ने मेरी कमर को कसकर पकड़ रखा था। वो दोनों बहुत कमजोर हो गई थीं। तुम लोगों ने ये दिन कैसे काटे?
रेडियो स्टेशन के बेसमेंट में कुछ राशन बचा था। मेरी पत्नी की आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन वो भी खत्म होने वाला था। अगर तुम लोग नहीं आते, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। जू छियांग अंकल और बाकी लोग बिल्कुल ठीक होंगे ना? मेरी बेटी ने अचानक पूछा। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। हाँ बेटा, बिल्कुल। लेकिन हम दोनों ही सच जानते थे, 30 से ज्यादा संक्रमित लोग छत पर पहुंच चुके थे और उनका सामना करने के लिए सिर्फ 6 लोग थे। अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला था। अचानक एक चेतावनी गूंजी। पायलट की आवाज बदल गई थी। दाहिने इंजन से धुआं निकल रहा है। दाहिने इंजन को बंद कर दो। अब हम सिर्फ एक इंजन पर उड़ेंगे। हमारी ऊंचाई कम हो रही थी। भारी सामान नीचे फेंको। लेकिन हमारे पास फेंकने लायक ज्यादा कुछ था ही नहीं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। संतुलन बनाए रखो। अगर वजन एक तरफ हुआ तो जहाज पर से काबू छूट जाएगा। 10 मिनट, इतिहास के सबसे लंबे 10 मिनट। आखिरकार हमें वो द्वीप नजर आ गया। आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार हो जाओ। सही तरीके से उतरने का वक्त ही नहीं था। हमने सीधे रनवे की तरफ गोता लगा दिया। सब लोग अपना सिर नीचे झुका लें। जहाज बहुत जोर से जमीन से टकराया। लैंडिंग गियर इतना झटका सह नहीं पाया और टूट गया। जहाज का निचला हिस्सा सीधे जमीन पर घिसट रहा था। चिंगारियां, धुआं और धातु के रगड़ने की वो कान फोड़ देने वाली आवाज। 7200 मीटर तक घिसटने के बाद आखिरकार जहाज रुक गया। लेकिन हम जिंदा बच गए। सभी लोग जिंदा थे। दरवाजा खुला और लोग लड़खड़ाते, गिरते, पड़ते बाहर निकलने लगे। मेडिकल टीम दौड़ती हुई आई, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड किट लेकर। मैं सबसे आखिर में बाहर आया। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तब किसी ने मुझे सहारा दिया। तुमने कर दिखाया दोस्त। लेकिन जू छियांग और बाकी लोग, मैं जानता था कि उसकी आंखों में आंसू थे। वो सब हीरो हैं। हीरो, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। रात में हमने अलाव जलाया। ये कोई जश्न नहीं था, ये एक श्रद्धांजलि थी उन लोगों की याद में जो हमारे साथ यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लाओ झांग, श्याओ छो, जू छियांग और श्याओ चेन और ऐसे अनगिनत लोग जिनके तो हम नाम तक नहीं जानते थे। मिस्टर ली हाथ में शराब का गिलास लिए मेरे पास आए। उनकी याद में हमने गिलास टकराए। शराब बहुत तेज थी, सीधा गला जला रही थी। कैप्टन, क्या आपको लगता है कि ये सब कभी खत्म होगा? मैंने तारों से भरे आसमान की तरफ देखा। रोशनी के प्रदूषण से दूर उस रात के अंधेरे में आकाशगंगा बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। जरूर खत्म होगा। कब? पता नहीं। शायद कल, शायद अगले साल, या शायद कभी नहीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सच कहूँ तो अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने अचानक कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिंदा हैं। ये सच था। जिंदा बचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। तभी मेरी बेटी भागती हुई मेरे पास आई। पापा, हमें हवाई जहाज की कहानी सुनाओ ना। बच्चों की एक पूरी टोली मुझे घेर कर खड़ी हो गई। आग की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही थीं। उनमें सिर्फ उत्सुकता थी, कोई डर नहीं। शायद यही हमारी उम्मीद थी। आने वाली पीढ़ी, वो लोग जो इस तबाह हुई दुनिया के खंडहरों पर बड़े हो रहे थे, वही इस दुनिया को फिर से बनाएंगे। ठीक है, मैंने मुस्कुराकर कहा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा हवाई जहाज हुआ करता था। 3 महीने बीत चुके थे। चिंग्यू द्वीप पर हमारी जिंदगी अब एक पटरी पर आ गई थी। मैं इस द्वीप का इकलौता पायलट बन गया था। अगर अब मेरे इस हुनर की कोई जरूरत बची थी तो वो हेलीकॉप्टर अब पूरी तरह से कबाड़ बन चुका था। उसे ठीक करने के लिए हमारे पास कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं थे और द्वीप पर खड़ा वो 747 जहाज भी अब बस लोहे के कबाड़ का एक ढेर था। लेकिन हम चीजों को फिर से बना रहे थे। जहाज के पुर्जों का इस्तेमाल करके इंजीनियर झाओ और उनकी टीम ने एक पवन चक्की बना ली थी और जहाज की सीटों का इस्तेमाल करके खेती के लिए ग्रीन हाउस का ढांचा तैयार कर लिया था। हम बेकार चीजों को काम में ला रहे थे। हर चीज का अब एक नया इस्तेमाल था। मेरी पत्नी मेडिकल कैंप में मदद कर रही थी। द्वीप पर ज्यादा डॉक्टर नहीं थे, इसलिए जिस किसी को भी थोड़ी बहुत डॉक्टरी की समझ थी वो हमारे लिए बहुत कीमती था। मेरी बेटी वहाँ बने एक छोटे से स्कूल में पढ़ने जाती थी। हाँ, हमने एक स्कूल भी बना लिया था। हम बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दे सकते थे। उसका इतिहास का पीरियड बहुत दिलचस्प होता था। मेरी बेटी बता रही थी कि टीचर ने उन्हें वायरस फैलने से पहले की दुनिया के बारे में पढ़ाया। वायरस फैलने से पहले ये अब गुजरे हुए वक्त का एक नया पैमाना बन गया था, बिल्कुल ईसा पूर्व और ईसवी की तरह। मिस्टर ली अब हमारी संचालन समिति के सदस्य बन गए थे। वो राशन बांटने और बाहर की दुनिया से संपर्क करने का जिम्मा संभाल रहे थे। उनमें सच में बहुत बदलाव आ गया था, या यूँ कह लें कि इस तबाही ने उसका नकाब नोच फेंका और उसका असली चेहरा सामने ला दिया। नया सिग्नल साथ मिला है। उसने मुझे ढूंढ लिया। रेडियो पर रुक रुक कर आती आवाजें। हर जगह बचे हुए लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कल हाइजो के एक बेस से संपर्क हुआ। उसने बताया कि वहाँ 2000 से भी ज्यादा लोग हैं।
हालात कैसे हैं? बस हमारे जैसे ही, अपना गुजारा खुद कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। शायद उन संक्रमित लोगों के मरने का, या फिर शायद किसी वैक्सीन के बनने का, या शायद बस इंतजार। एक दिक्कत है, लिन ने मीटिंग में बताया कि इस द्वीप पर अब 5,000 से ज्यादा लोग हैं। राशन और सामान बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सिर्फ सर्दियों तक ही टिक पाएंगे। हमें नए रास्ते खोजने होंगे और बचत करनी होगी। समंदर में मछलियाँ तो हैं, किसी ने ये सुझाव दिया, लेकिन मछली पकड़ने वाली नावों के लिए ईंधन चाहिए। तो फिर हम पाल वाली नाव बनाएंगे, पर उसे बनाएगा कौन? खूब बहस हुई और आखिर में सब एक बात पर मान गए। हमने नाव बनाना शुरू कर दिया, पर किससे? हवाई जहाज की एल्यूमिनियम वाली चादरों से। क्या ये सच में पानी पर तैर पाएगी? किसी ने शक जताते हुए पूछा। कोशिश करेंगे, तभी तो पता चलेगा। इंजीनियर झाओ ने डिजाइन बनाने का झम्मा उठाया और 1 महीने बाद हवाई जहाज के हिस्सों से बनी पहली नाव पानी में उतार दी गई। दिखने में बड़ी अजीब थी, पर वो तैर रही थी और हमें बस तैरने से ही मतलब था। धीरे धीरे हमारे पास नावों का एक छोटा सा बेड़ा तैयार हो गया, कुछ मछलियाँ पकड़ने के लिए, कुछ सामान ढोने के लिए और कुछ पहरेदारी के लिए। चेंगयू द्वीप अब समंदर के बीच एक मजबूत किले में बदल चुका था। फिर एक सुबह पहरेदार ने खबर दी कि एक नाव हमारी तरफ आ रही है। सब लोग चौकन्ने हो गए। क्या वो बचे हुए लोग हैं या बस कोई टूटी फूटी सी नाव है? उस नाव पर कोई सफेद झंडा लहरा रहा था। हम बचे हुए लोग हैं, हमें पनाह दे दो। नाव पर 20 से ज्यादा लोग थे। भूख से उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और कपड़े फटे पुराने थे। तुम लोग कहाँ से आए हो? फूछौ से। उत्तर की तरफ बढ़ते हुए 2 महीने तक भटकते रहे। फूछौ से यहाँ तक समंदर का सीधा रास्ता 500 किलोमीटर का है और वो लोग एक खस्ताहाल नाव के सहारे 2 महीने तक समंदर का सफर तय करके आए थे। क्या रास्ते में और भी लोग जिंदा मिले? हाँ, किनारे के बहुत से द्वीपों पर लोग बसे हैं। हर कोई बस डटा हुआ है। ये एक अच्छी खबर थी। इंसानियत अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी सभ्यता की चिंगारी अभी भी जिंदा है। हमने उन्हें अपने साथ मिला लिया। बचने वाला हर एक इंसान हमारे लिए बहुत कीमती है। सर्दियों से पहले पचड़ में एक और बड़ी खबर आई। बीजिंग शहर अभी भी सुरक्षित है। रेडियो पर बिल्कुल साफ आवाज आ रही थी। देश की राजधानी अब भी चल रही है। हालांकि उनका दायरा अब सिर्फ 5वें रिंग रोड तक ही सिमट कर रह गया है, लेकिन वहाँ सब कुछ कायदे से चल रहा है। वो लोग वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। कितना वक्त लगेगा पता नहीं, शायद 1 साल या शायद उससे भी ज्यादा, लेकिन कम से कम एक उम्मीद तो है, एक सच्ची उम्मीद। और फिर सर्दियाँ आ गईं। समंदर का पानी जमने लगा। इस तबाही के बाद इस द्वीप पर हमारी पहली सर्दियाँ। हमारा राशन सच में खत्म होने की कगार पर था। हर दिन मिलने वाला खाना कम करते करते सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे थे। मिस्टर ली ने तो अपने हिस्से का पूरा खाना ही बांट दिया। मैं थोड़ा मोटा हूँ ना, मैं झेल लूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि सच कहूँ तो वो अब काफी दुबला हो गया था। कभी उसका पेट बहुत बाहर निकला रहता था, पर अब वो बिल्कुल चुस्त हो गया था। पापा, मुझे भूख लगी है। मेरी बेटी ने कभी शिकायत नहीं की थी। ये पहली बार था। मैंने अपने हिस्से का रात का खाना उसे दे दिया। क्या आप नहीं खाओगे? पापा को भूख नहीं है बेटा, उसने मुझे देखा और अचानक खाना मेरी तरफ खिसका दिया। हम दोनों आधा आधा खाएंगे। 8 साल की बच्ची अभी से दूसरों की फिक्र करना सीख गई थी। इस तबाही ने बच्चों को वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया है। पता नहीं ये अच्छी बात है या बुरी। कड़ाके की ठंड में तापमान -20 डिग्री तक गिर गया था। आग जलाने के लिए ईंधन नहीं था। सब लोग एक दूसरे से सटकर गर्मी का एहसास ले रहे थे। जो लोग कभी अजनबी थे वो अब एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। लोग बीमार पड़ने लगे। दवाइयों की भारी कमी हो गई थी। अब सिर्फ अपने शरीर की ताकत के भरोसे ही बीमारी से लड़ना था। कुछ बुजुर्ग इस ठंड को नहीं झेल पाए। उनका अंतिम संस्कार बहुत सादगी से किया गया। कोई ताबूत नहीं था। उसकी जगह हमने हवाई जहाज के कार्गो बोट का इस्तेमाल किया। उन्हें समंदर में बहा दिया गया ताकि समंदर की लहरें उन्हें अपने साथ ले जाएं। अगला साल इससे बेहतर होगा, लिन ने अंतिम संस्कार में कहा। क्या सच में होगा? किसी को नहीं पता था, लेकिन हमें यकीन करना होगा, वरना हम जिंदा कैसे बचेंगे। और फिर आखिरकार बसंत का मौसम आ ही गया। बर्फ पिघलने लगी। हमारी बोई हुई सब्जियों की पहली खेत में अंकुर फूटने लगे। ग्रीन हाउस के अंदर नन्ही हरी कॉम्प्ले नजर आ रही थीं। जिंदगी जीने की यह चाह सच में कितनी मजबूत होती है। पापा, जल्दी देखिए ना, मेरी बेटी ने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। उसने गमले में जो टमाटर बोए थे वो अब उगाए थे। फूल खिल गए हैं, छोटे छोटे पीले फूल। कयामत के इन खंडहरों में भी खिल रहे हैं। क्या इनमें फल आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। 0.0-1
92 नई खबरें लगातार आ रही हैं। हर जगह बचे हुए लोगों के ठिकाने बड़े हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो शहरों की सफाई भी शुरू हो गई है। संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। 280 वो भी तो भूखे मरेंगे ना। 70 बिना खाने के वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। शायद 1 साल और, फिर हम अपने घर वापस जा सकेंगे। कुछ लोग वापस जाने के सपने देख रहे हैं, अपने उसी पुराने घर। लेकिन क्या वो अब भी घर है? तभी एक इमरजेंसी सिग्नल मिला। वायरलेस ऑपरेटर भागता हुआ अंदर आया। युनचुआन की तरफ कुछ लोग जिंदा बचे हैं। युनचुआन, फिर से युनचुआन। कहाँ पर? शहर के बाहर वाले इंडस्ट्रियल इलाके में। वो लोग एक फैक्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं। वहाँ 50 से ज्यादा लोग हैं। वो लोग अब तक जिंदा कैसे बचे? फैक्ट्री में खाने का गोदाम था, लेकिन अब वो भी खत्म होने वाला है। उन्हें बचाना ही होगा, लेकिन कैसे? हमारे पास कोई प्लेन नहीं बचा है। लकड़ी की नाव बना ले, किसी ने सलाह दी। बहुत देर हो जाएगी, जब तक हम पहुँचेंगे वो लोग मारे जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, इंजीनियर झाओ ने अचानक कहा। सबने उसकी तरफ देखा। हॉट एयर बलून? क्या पैराशूट के कपड़े से बलून बनाएंगे और हवाई जहाज के बर्नर का इस्तेमाल करेंगे? थ्योरी के हिसाब से ये काम कर सकता है। एकदम पागलपन है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। 3 दिन और 3 रात बिना सोए बिना रुके काम चला। हॉट एयर बलून तैयार हो गया। काफी अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ये उड़ सकता है। मैं जाऊंगा, मैंने खुद आगे आकर कहा। ये बहुत खतरनाक है। मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। किसी न किसी को तो जाना ही होगा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम्हें हमारी बेटी का ख्याल रखना है। आखिर में मैं और 2 और लोग इस मिशन पर निकल पड़े। हॉट एयर बलून धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। नीचे आइलैंड के सारे लोग हमें हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। हवा का रुख भी अच्छा था, सीधा मेनलैंड की तरफ। 2 घंटे बाद हमें जमीन दिखाई दी। शहर के वो खौफनाक खंडहर इतनी ऊंचाई से देखने पर और भी डरावने लग रहे थे। जो कभी एक जीती जागती दुनिया थी, अब सिर्फ मलबा बनकर रह गई है। इंडस्ट्रियल इलाका। शहर के पश्चिम में हमें वो फैक्ट्री मिल गई। छत पर कोई झंडा लहरा रहा था। वो जिंदा हैं, वो लोग अब भी जिंदा हैं। नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था। हॉट एयर बलून कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं, इसे ठीक से कंट्रोल करना नामुमकिन था। आखिरकार हम फैक्ट्री के पास वाली खाली जगह पर उतरे। उतरते ही संक्रमितों की भीड़ ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। जल्दी करो। बचे हुए लोग बलून की तरफ भागने लगे। बूढ़े, बच्चे, औरतें और उनमें कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे। शू चियांग, ये तो शू चियांग है। ये अब भी जिंदा है। तुम यहाँ कैसे? इसकी कहानी बहुत लंबी है दोस्त। उस दिन हम लिफ्ट के शाफ्ट में छुप गए थे, फिर बचते बचाते यहाँ तक आ पहुँचे। शाओ चेन भी वहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी आग थी। जल्दी ऊपर आओ। एक एक करके सब टोकरी में चढ़ने लगे। वजन बहुत ज्यादा हो गया है, हद से ज्यादा वजन है। ये ऊपर नहीं उठ पाएगा। किसी एक को तो यहाँ रुकना ही होगा। मैं रुकता हूँ, शू चियांग ने बिना सोचे तुरंत कहा। नहीं, मैं रुकूंगा, मुझे रुकने दो। तुम लोग निकलो यहाँ से। कैप्टन, ये मेरा ऑर्डर है। मैं टोकरी से नीचे कूद गया। मेरे कूदते ही हॉट एयर बलून ऊपर उठने लगा। हम तुम्हें लेने वापस आएंगे, शू चियांग जोर से चिल्लाया। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहा और बलून को आसमान में दूर जाते हुए देखता रहा। वो धीरे धीरे आंखों से ओझल हो रहा था। संक्रमितों ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठा ली। अगर यही मेरा अंत है, तो कम से कम मैं लड़ते हुए मरूंगा। पहला संक्रमित मुझ पर झपटा। मैंने साइड में होकर रॉड सीधा उसके सिर पर दे मारी। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। वो बहुत ज्यादा थे। मौत का घेरा मेरे करीब आता जा रहा था और तभी गोलियों की आवाज गूंज उठी। ताबड़तोड़ फायरिंग। मेरे आस पास के संक्रमित एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। आर्मी की वर्दी पहने कुछ जवान दौड़ते हुए मेरी तरफ आए। ये तो फौज है, हमारी आर्मी। तुम ठीक तो हो? लीड कर रहे ऑफिसर ने मुझसे पूछा। मैं ठीक हूँ। आप लोग? हम ईस्टर्न कमांड की रेस्क्यू टीम से हैं। हम इस पूरे इलाके की सफाई कर रहे हैं। मतलब फौज अब भी है, हमारा देश अब भी जिंदा है। बाकी जगहों का क्या हाल है? सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। संक्रमितों की गिनती अब काफी कम हो चुकी है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हम सारे बड़े शहरों को पूरी तरह साफ कर लेंगे। साल का अंत मतलब अभी 6 महीने और। चिंगयू आइलैंड का क्या हाल है? मैंने उसे पूरी बात तफसील से बताई। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ऑफिसर ने कहा। हमसे संपर्क में रहना, हम टाइम टाइम पर तुम लोगों के लिए राशन भेजते रहेंगे। क्या ये सब सच में खत्म होने वाला है? वो दूर शहर की तरफ देख रहा था, जहाँ से अब धुआं छंटने लगा था। शहर का वो टूटा फूटा नजारा साफ दिखने लगा था। खत्म नहीं, ये तो बस एक नई शुरुआत है। पुनर्निर्माण में कई पीढ़ियों की मेहनत लगेगी। लेकिन उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, सबसे मुश्किल वक्त अब गुजर चुका है। फौज की नाव मुझे वापस चिंगयू द्वीप ले आई।
रास्ते भर मुझे उम्मीद की और भी झलकियां दिखी। साफ किए गए बंदरगाह और फिर से चालू हुए घाट। कुछ जगहों पर तो बिजली भी ठीक की जाने लगी थी। खंडहरों के बीच जिंदगी फिर से पनप रही थी। द्वीप पर वापस लौटते ही मेरी बेटी दौड़कर मेरे गले लग गई। पापा, आप आ गए। हाँ, मैं आ गया। मेरी पत्नी रो रही थी। वो खुशी के आंसू थे। उस रात द्वीप पर आग जलाकर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। यह एक असली जश्न था। शू चियांग और श्याओ चेन को सबने बीच में घेर रखा था और वे अपनी जान बचाकर भागने की कहानी सुना रहे थे। ली दाई नशे में धुत था। वह हर किसी को पकड़कर कह रहा था, हम बच गए, हम सच में बच गए यार। फिर लिन ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कल से हम मुख्य भूमि पर वापस लौटने की तैयारी करेंगे। सब लोग नहीं, सिर्फ वो लोग जो अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, वापस जाकर पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए। मैं जाऊंगा। शू चियांग सबसे पहले आगे आया। और मैं भी, श्याओ चेन बोला। मुझे भी साथ ले लो, इंजीनियर जाओ ने कहा। देखते ही देखते आधे लोगों ने अपने नाम लिखवा दिए, जिसमें मैं भी शामिल था। क्या तुम भी जा रहे हो? मेरी पत्नी ने पूछा। मैं एक पायलट हूँ। अगर एयरपोर्ट को फिर से बनाने के लिए मेरी जरूरत पड़ी। वो समझ गई और बोली, तो फिर हम साथ चलेंगे। वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन एक परिवार को हमेशा साथ रहना चाहिए। मेरी बेटी ने मेरे पैर पकड़ लिए। पापा जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। अगले दिन मुख्य भूमि पर लौटने वाली पहली नाव निकल पड़ी। 100 लोग अपने साथ औजार और बीज लेकर, उम्मीदों से भरे, हम नाव के अगले हिस्से पर खड़े थे और धीरे धीरे दूर होते चिंग्यू द्वीप को देख रहे थे। वो जगह जिसने हमें पनाह दी थी। क्या हम कभी वापस आएंगे? किसी ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा। यह हमेशा हमारा दूसरा घर रहेगा। नाव आगे बढ़ रही थी। उगते सूरज ने समंदर को सुनहरे रंग में रंग दिया था। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। मुझे याद आया जब मैंने पहली बार विमान उड़ाया था, तो मेरे ट्रेनर ने कहा था, एक पायलट का फर्ज होता है कि वो यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाए। मैंने अपना फर्ज निभाया। उन्हें हाई मेन शहर तक पहुंचाकर नहीं, बल्कि उन्हें उनके आने वाले कल तक पहुंचाकर। एक ऐसा कल जो उम्मीदों से भरा है। मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा। पापा, क्या आगे चलकर और भी हवाई जहाज होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। तो क्या आप फिर से जहाज उड़ाएंगे? हाँ, मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे ना? हाँ पक्का। एक दिन हम फिर से उड़ान भरेंगे, एक ऐसे आसमान में जहाँ कोई अंधेरा नहीं होगा, एकदम आजादी से।